होतारो एक लोनली जीनियस लड़का है जिसे अकेले रहना ही पसंद है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसे एक क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, जहां एक पॉपुलर लड़की के साथ मिलकर वो स्कूल के मिस्ट्री सॉल्व करता है और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है। स्कूल के पहले दिन ढेर सारे स्टूडेंट्स गेट पर आ जाते हैं नए मेंबर्स अपने क्लब में लाने के लिए, पर होतारो को किसी क्लब में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीधा क्लास चला जाता है। वहाँ उसका क्लासमेट सातोशी जिद करता है कि दोनों साथ में कोई क्लब ज्वाइन करें और थोड़ी एक्शन ले लें, कुछ बदमाशों को ठीक करके। लेकिन होतारो उसे क्लासिक्स क्लब का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाता है और बताता है कि उसकी सिस्टर ने पहले ही उसे इस क्लब में डलवा दिया है। सातोशी कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि इस क्लब में कोई मेंबर ही नहीं है, तो होतारो को हमेशा की तरह पूरा रूम अकेले मिलेगा। ये सुनकर होतारो इंटरेस्टेड हो जाता है और क्लब रूम की तरफ जाता है और चाबी से दरवाजा खोलने पर देखता है कि एक लड़की खिड़की से बाहर देख रही है। वो पास जाकर पूछता है कि वो कौन है, तो वो अपना नाम एरू बताती है, क्लासिक्स क्लब की नई मेंबर, जिससे होतारो का अकेले रहने का सपना टूट जाता है। फिर वो उसे बताती है कि वो रूम में लॉक हो गई थी, हालांकि जब वो आई थी तब डोर खुला था, और वो चाहती है कि होतारो पता लगाए कि ऐसा कैसे हुआ। तभी उन्हें दरवाजे से झांकता हुआ सातोशी दिखता है और वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्टोइक और वर्जिन दोस्त किसी चिक के साथ अकेले रूम में मिलेगा। एरू को लॉक होने की बात समझाने के बाद होतारो जाने लगता है, लेकिन एरू डोर के आगे खड़ी हो जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे विनती करती है कि वो उसकी हेल्प करे। उसकी आंखों में देखते हुए होतारो को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी खूबसूरती से चार्म हो गया हो। आखिरकार वो हेल्प करने के लिए अग्री हो जाता है और एरू से पूछता है कि उसे कुछ वियर्ड तो नहीं लगा। तब वो फ्लोर से आ रही एक हल्की नॉइस की तरफ इशारा करती है। होतारो नीचे वाली फ्लोर पर जाता है और देखता है कि जैनेटर लाइट्स ठीक कर रहा है। फिर वो अपनी मास्टर की से रूम्स लॉक करता हुआ चला जाता है और आखिरकार उन्हें समझ आता है कि जैनेटर ने ही डोर लॉक किया होगा जब एरू अंदर थी। फिर होतारो एरू से पूछता है कि उसे डोर लॉक होने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी, तो वो उन्हें वापस क्लब रूम में ले जाकर एक ऐसी स्ट्रेंज बिल्डिंग खाती है जिसमें वो बिजी थी। उसके बाद वो साथ में घर वॉक करते हैं और सातोशी भी क्लब ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसे मिस्ट्री सॉल्व करने में मजा आया था। अगले दिन स्कूल के बाद सातोशी होतारो को म्यूजिक रूम के भूत की एक लेजेंड सुनाता है, जिसे होतारो इग्नोर करके अपने होमवर्क में लगा रहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लेजेंड एरू ने ही सातोशी को बताई थी, तो वो कुछ करने का सोचता है ताकि वो उन्हें दोबारा किसी इन्वेस्टिगेशन में न घसीटे। थोड़ी देर बाद जब एरू क्लास में आती है, होतारो सातोशी से कहता है कि वो उसे कोई और स्कैरी लेजेंड सुना दे ताकि वो उसे परेशान न करे। तो सातोशी एरू को गोल्डन वेब नाम की एक सीक्रेट क्लब के बारे में बताता है जो स्टूडेंट काउंसिल के अंडर नहीं आता। हर साल वो नए मेंबर्स को अजीब तरीकों से रिक्रूट करते हैं और अब तक कोई भी उनका क्लब रूम ढूंढ नहीं पाया, न ही कोई मेंबर पकड़ पाया। जब एरू एक्साइटेड होकर उन्हें इन्वेस्टिगेशन में साथ चलने को कहती है, होतारो जल्दी से अग्री कर जाता है और वो सब बुलेटिन बोर्ड्स पर गोल्डन वेब के किसी रिक्रूटमेंट पोस्टर की तलाश शुरू करते हैं। आखिरकार होतारो को एक पोस्टर के नीचे छुपा एक छोटा सा नोट मिलता है जो गोल्डन वेब का है। सबको दिखाने के बाद एरू सेटिस्फाइड हो जाती है कि उन्होंने एक और मिस्ट्री सॉल्व कर ली और खुशी खुशी चली जाती है। बाद में जब होतारो और सातोशी साथ में घर वॉक करते हैं, सातोशी होतारो की तारीफ करता है कि उसने ही बुलेटिन बोर्ड पर फेक नोट लगाया था। फिर वो पूछता है कि होतारो ने पूरी गोल्डन वेब की स्टोरी क्यों बनाई, तो वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं करता तो एरू उन्हें म्यूजिक क्लब रूम तक जाने पर मजबूर कर देती, और वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि क्लास से वहां तक का वॉक बहुत लंबा है। सातोशी को होतारो की इस डेडिकेशन पर हैरानी होती है कि वो वर्जिन रहने के लिए इतना कुछ कर सकता है। फिर वो कहता है कि आसान तो ये होता कि होतारो सीधा एरू को नो बोल देता। इससे होतारो को रियलाइज होता है कि उसने कभी किसी और के साथ ऐसी ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल की और एरू में ज़रूर कुछ खास है, क्योंकि वही एक ऐसी है जो उसे कुछ भी करने के लिए मना सकती है। कुछ हफ्तों बाद होतारो क्लास के बाद क्लब रूम जाता है, जहां एरू तंत्रम करती है कि वो अपना क्लब टाइम बेकार गवा रहे हैं। होतारो पूछता है कि उसे स्पेसिफिक क्या करना है, तो वो कहती है कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए उन्हें एक एंथोलॉजी पब्लिश करनी चाहिए। होतारो को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब एरू उसके मुंह के पास आकर बकबक करने लगती है तो वो एग्री कर लेता है ताकि वो पीछे हट जाए इससे पहले कि उसकी पेशेंस एक्सप्लोड हो जाए। फिर वो पूछता है कि वो एंथोलॉजी में क्या लिखेंगे, तो वो कहती है उसे कोई आइडिया नहीं है और उन्हें पुराने ईयर्स की एंथोलॉजीज देखकर पता लगाना चाहिए। पहले वो क्लब रूम में ढूंढते हैं पर कुछ नहीं मिलता और होतारो का सोशल बैटरी पहले ही खत्म हो चुका होता है। लेकिन एरू उसे लाइब्रेरी खींच ले जाती है जहां उसकी मुलाकात माका से होती है, एक पुरानी फ्रेंड जिसे होतारो का सिग्मा बॉय एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। तभी सातोशी भी वहां आ जाता है और मजाक करता है कि माका को होतारो पर क्रश है, पर इबारा कहती है कि वो ट्रक से कुचली जाना पसंद करेगी, बजाय इसके कि होतारो उसके पास सांस भी ले। फिर माका इस मजाक के लिए सातोशी से लड़ने लगती है, तो होतारो एरू को बताता है कि माका बचपन से सातोशी को पसंद करती है। उसके बाद एरू माका से पूछती है कि क्या कोई एंथोलॉजीज कहीं पड़ी हैं, तो वो कहती है कि उन्हें लाइब्रेरियन के मीटिंग से लौटने का वेट करना होगा। ये सुनकर होतारो वहां से निकलना चाहता है, पर उसे रोकने के लिए सातोशी एरू से कहता है कि वो होतारो को वो फन स्टोरी सुना दे जो उसने पहले बताई थी।
तुरंत एरू की आंखें चमक उठती हैं और वो और जानना चाहती है, पर होतारो को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। तो माका उन्हें एक स्ट्रेंज बुक के बारे में बताती है जो हर फ्राइडे को बोरो होकर वापस आती है। जांच करने पर पता चलता है कि वो बुक स्कूल की हिस्ट्री के बारे में है। तो वो होतारो से कहती है कि वो अपना शर्लॉक वाला ब्रेन इस्तेमाल करे। पहले वो मना करता है, और जब एरू बार बार उसके सामने आकर परेशान करती है तो आखिरकार वो अग्री कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर होतारो को रियलाइज होता है कि जितने टाइम के लिए वो बुक बोरो होती है, उतने टाइम में पूरी बुक पढ़ी नहीं जा सकती। तो लोग उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। वो ये भी नोटिस करता है कि सिर्फ गर्ल्स ने ही ये बुक बोरो की है, और ये या तो कोइंसिडेंस है या फिर वो इस बुक को किसी कोड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे ही वो एक रुकावट पर पहुंचते हैं, एरू बुक पर कुछ स्मेल करती है, पर माका कहती है उसे कुछ स्मेल नहीं आ रहा। एरू फिर से स्मेल करती है और कहती है कि बुक पर पेंट थिनर की स्मेल है। तो होतारो उसे आर्ट रूम चेक करने को कहता है, लेकिन वो जिद करती है कि वो भी साथ चले, और जैसे वो उसे खींचकर ले जाती है, माका भी साथ जाने की इच्छा जताती है। तो वो सातोशी से कहती है कि डेस्क पर तब तक रुके जब तक वो वापस ना आए। आर्ट रूम पहुंचकर एरू को वही स्मेल फिर से आती है। अंदर जाने पर उन्हें कई पेंटिंग्स दिखती हैं जिनमें वही बुक दिखाई गई है। होतारो बताता है कि आर्ट क्लास उस बुक के डिजाइन को इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो पेंटिंग में अच्छा लगता है, जिससे लड़कियां हैरान रह जाती हैं। जब वो लाइब्रेरी वापस आते हैं तो सब होतारो की तारीफ करते हैं इतना स्मार्ट होने के लिए, पर होतारो एरू की तेज हियरिंग और स्मेल से ज्यादा इंप्रेस्ड होता है। जब बाकी सब आपस में बात कर रहे होते हैं, होतारो नोटिस करता है कि वो कभी उनके जैसा नहीं बन सकता, तो वो जाने का फैसला करता है। तभी लाइब्रेरियन वापस आती है। तो जब वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई एंथोलॉजी है, वो कहती है नहीं। उस संडे होतारो की नींद एक कॉल से खुलती है, एरू का, जो उसे मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसे कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। बाद में वो एक कैफे जाता है और एरू का वेट करता है, जो लेट आती है दौड़ते हुए। जब वो बैठते हैं, रूम में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है, और होतारो जाने का सोचता है क्योंकि वो अपना दिन किसी ब्रेनलेस चिक के साथ वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वो उससे रुकने की विनती करती है और कहती है कि उसे कन्फेशन करनी है, जिससे वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लव कॉन्फेशन होगी, पर एरू नर्वसली कहती है कि उसे एक पर्सनल मैटर में हेल्प चाहिए। होतारो सुनने के लिए एग्री कर लेता है, और वो बताती है कि उसके अंकल जुन ने उसे कभी कुछ बताया था जो उसे अब याद नहीं। जुन क्लासिक्स क्लब का मेंबर हुआ करता था और हमेशा उसके एंडलेस क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने उससे क्लब के बारे में कुछ पूछा, पर वो स्ट्रेंजली उस टॉपिक को अवॉइड कर गया। उसके तंत्रुम करने और जिद करने पर उसने आखिरकार आंसर दिया। उसने जो भी कहा उससे वो रोने लगी। जुन ने उसे कंफर्ट नहीं किया और सालों में वो भूल गई कि उसने क्या कहा था। एरू फिर बताती है कि जुन कई साल पहले इंडिया जाने के बाद गायब हो गया और उसके पास उससे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए वो क्लासिक्स क्लब ज्वाइन करती है और होतारो की हेल्प चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका ब्रेन एक अलग ही लेवल पर काम करता है। होतारो पहले उसे इग्नोर करता है, पर एरू जिद करती है कि वो किसी और को इसमें शामिल नहीं कर सकती। वो कहती है कि वो उसे जुन की याद दिलाता है और मानती है कि वो ट्रूथ जानना चाहती है इससे पहले कि उसका लॉस्ट अंकल डेड डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि उसकी फैमिली 7 साल बिना किसी ट्रेस के बाद उसका फ्यूनरल करने की सोच रही है। एरू ये याद करना चाहती है कि जुन ने क्या कहा था, क्योंकि यही उसका क्लोजर पाने का तरीका है। तो होतारो हेल्प करने के लिए अग्री कर लेता है। उसके बाद स्कूल में मिड टर्म सीजन शुरू हो जाता है, तो सारे क्लब्स एग्जाम्स के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद होतारो अपना फाइनल एग्जाम खत्म करके घर आता है रिलैक्स करने के लिए, पर तभी उसकी सिस्टर का एक लेटर आता है जो पूछती है कि क्लब कैसा चल रहा है। वो ये भी बताती है कि हर साल क्लब ने एक एंथोलॉजी लिखी है, तो उसे ये ट्रेडिशन जारी रखनी चाहिए। वो ये भी बताती है कि पुरानी एंथोलॉजीज लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि क्लब रूम के अंदर एक मेडिसिन कैबिनेट में है। तो वो चेक करने का सोचता है। अगले दिन होतारो वो लेटर एरू और माका के पास ले जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि करंट क्लब रूम में तो कोई मेडिसिन कैबिनेट ही नहीं है। पर होतारो को याद आता है कि उसकी सिस्टर 2 साल पहले ग्रेजुएट हुई थी, जब क्लासिक्स क्लब बायोलॉजी प्रेप रूम इस्तेमाल करता था। तीनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि उस रूम में अब न्यूज पोस्टर क्लब बैठता है। एरू के नॉक करने पर टोगो नाम का एक हैंडसम चैट दरवाजा खोलता है। एरू उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या उसने कोई पुरानी एंथोलॉजी देखी है, पर वो कहता है नहीं। होतारो फौरन नोटिस करता है कि टोगो नर्वस लग रहा है और माका को भी ये बात समझ आती है। सस्पिशियस होकर वो रूम में देखने की इजाजत मांगते हैं। थोड़ा रिलक्टेंट होते हुए भी टोगो उन्हें अंदर आने देता है, पर एरू को कोई एंथोलॉजी नहीं मिलती। कन्विंस्ड होकर कि वो कुछ छुपा रहा है, होतारो उस पर सटली प्रेशर डालता है जब तक वो गुस्से में फट नहीं पड़ता, और उन्हें जाने को कहता है। होतारो शांति से कहता है कि उन्हें बस एंथोलॉजीज चाहिए, और अगर वो मिल जाएं तो उन्हें साइंस प्रेप रूम में छोड़ दे। 5 मिनट्स बाद पिछले 45 सालों की सारी एंथोलॉजीज उनकी टेबल पर आ जाती हैं, जिससे माका हैरान रह जाती है और होतारो उसे इस बारे में चुप रहने को कहता है। फिर वो बताता है कि जब टोगो बाहर आया था, उसने डोर लॉक किया था और परफ्यूम लगाया हुआ था। जब वो अंदर गए, विंडोज खुली थीं और फैंस चल रहे थे, यानी वो किसी स्मेल को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सबसे अच्छा गैस यही है कि वो क्लब रूम में स्मोकिंग कर रहा था, और इसीलिए इतना डिफेंसिव हो गया क्योंकि पकड़े जाने से डरता था। उसने रूम के बाहर सेंसर्स भी लगाए हैं जो उसे बता देते हैं जब कोई आ रहा हो। इसी टाइम का इस्तेमाल करके उसने मेडिसिन लॉकर को बॉक्सेस से छुपाया, क्योंकि वहीं उसकी सिगरेट्स रखी हैं।
माका इस बात से हैरान है कि होतारो इतना स्मार्ट कैसे है, पर होतारो नोटिस करता है कि एरू बिल्कुल चुप है। जब वो उससे पूछता है क्या हुआ तो वो बताती है कि उसे सेकंड एंथोलॉजी मिली है और उसमें जुन के बारे में कुछ लिखा है। उसमें कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया गया है जो उसके साथ स्कूल में हुआ था पर उसे याद नहीं आ रहा। होतारो कहता है कि उन्हें पहली एंथोलॉजी देखनी चाहिए, ये जानने के लिए कि असल में मामला क्या था, पर माका बताती है कि वो मिसिंग है। घर जाते हुए जब एरू की तबीयत थोड़ी खराब लगने लगती है, होतारो सजेस्ट करता है कि वो माका और सातोशी से हेल्प मांगे। तो अगले दिन एरू उन्हें सब कुछ बताती है और वो हेल्प करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वीकेंड पर होतारो और सातोशी अपनी बाइक्स लेकर एरू के घर जाते हैं और जब वो उन्हें अंदर बुलाती है वो देखते हैं कि माका पहले से ही वहाँ है। सब सेटल होने के बाद एरू बताती है कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि पता चल सके कि उसके अंकल जुन के साथ असल में क्या हुआ था। वो एक नोट देकर शुरू करती है जिसमें उसने सेकेंड एंथोलॉजी में मिली कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। पहली बात यह है कि जुन बिना ग्रेजुएट हुए स्कूल छोड़ गया था। दूसरी उसे एक हीरो की तरह डिस्क्राइब करती है। तीसरी और पांचवी उसे एक काइंड फाइटर बताती हैं जो सैक्रिफाइस बन गया। और चौथी में लिखा है कि उसी ने ह्यू का नाम रखा था। उसे लगता है कि जुन ने किसी से कन्फ्रंट किया होगा और इसी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, जिससे वो स्टूडेंट्स के बीच एक लेजेंड बन गया। नोट्स में यह भी लिखा है कि ये सब एनुअल स्कूल फेयर के बाद हुआ, तो उसका गेस है कि जुन ने कुछ लोगों से लड़ाई की होगी जो सेलर्स को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिससे एक बड़ी फाइट हो गई। उसे यह भी लगता है कि जुन ने इसकी जिम्मेदारी ली और उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन होतारो को यह बात कन्विंस नहीं करती क्योंकि स्टॉल्स तो हमेशा से बैन रहे हैं और फेयर में ज़्यादा पैसा कमाने का चांस भी नहीं होता। सातोशी कहता है कि उस टाइम लोग काफ़ी अलग थे और जब बाकी सब डिस्कस कर रहे होते हैं, माँ का सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी थियरी उनकी सोच से बहुत दूर है। एरू कहती है कोई बात नहीं और वो सबको उसका काम भी चेक करने को कहती है। तो वो सब पोस्ट पर बैठ जाते हैं और मायाका उन्हें अपने नोट्स देती है। उसकी रिसर्च के मुताबिक जून महीने में स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक राइट हुआ था और जून ही उन स्टूडेंट्स को लीड कर रहा था। माया को लगता है कि जुन ने किसी टीचर को थप्पड़ मारा होगा जिसकी वजह से उसे एक्सपेल किया गया, पर होतारो बताता है कि जुन ने स्कूल अक्टूबर में छोड़ा था तो टाइमिंग मैच नहीं करती। अब बारी आती है सातोशी की, पर उसे भूख लगी होती है तो एरू उन्हें किचन ले जाती है और उनके लिए चावा बॉल्स बनाती है। इसी बीच सातोशी पुरानी न्यूज़पेपर्स खंगालता है ये जानने के लिए कि स्कूल में कोई इंसिडेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन कहीं भी वायलेंस का जिक्र नहीं मिलता। ये सुन के माका थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है क्योंकि जिस लड़की के लिए वो क्रेजी है उसकी थियरी गलत निकल जाती है। और अब लास्ट में होतारो की बारी आती है, लेकिन वो दूसरों की तरह कोई थियरी नहीं बना पाता, जिससे वो एक अजीब सी पोजीशन में आ जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो जब आरू कपड़े अंदर लाने के लिए भागती है, होतारो अपना थिंकिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। रास्ते में वो भटक जाता है और आरू के रूम में पहुंच जाता है जो रिसर्च मटेरियल से भरा पड़ा होता है। तो वो सब पोस्ट पर बैठ जाते हैं और मायाका उन्हें अपने नोट्स देती है। उसकी रिसर्च के मुताबिक जून महीने में स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक रायट हुआ था और जुन ही उन स्टूडेंट्स को लेकर रहा था। मायाका को लगता है कि जुन ने किसी टीचर को थप्पड़ मारा होगा जिसकी वजह से उसे एक्सपेल किया गया, पर होतारो बताता है कि जुन ने स्कूल अक्टूबर में छोड़ा था तो टाइमिंग मैच नहीं करती। अब बारी आती है सातोशी की, पर उसे भूख लगी होती है तो एरो उन्हें किचन ले जाती है और उनके लिए चावल बॉल्स बनाती है। एक्स उठानी पड़ी और वो पर्सन जॉन था। रायट जून में हुआ था और स्कूल ने चीज़ों को शांत होने के लिए अक्टूबर के आखिर तक वेट किया और फेयर के बाद उन्होंने जॉन को एक्सपेल कर दिया। सब मान जाते हैं कि स्टोरी सही बैठती है तो आरू डिसाइड करती है कि इसे इस साल की एंथोलॉजी में ऐड करेगी। पर जब सब चले जाते हैं तब भी उसे याद नहीं आता कि वो क्यों हुई थी। इसी बीच जब लड़के घर वॉक करते हैं, सातोशी होतारो से पूछता है कि उसने आरू की मदद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, और होतारो कहता है कि उसे खुद भी पता नहीं। उसे यह भी समझ नहीं आता कि इन तीनों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, जबकि उसकी सोशल बैटरी आईफोन से भी तेज खत्म हो जाती है। फिर भी वो देखना चाहता था कि दूसरी साइड कैसे जीती है और यही उसकी कोशिश थी उन्हें समझने की। घर पहुंचने पर होतारो को अपनी सिस्टर का कॉल आता है तो वो उसे बताता है कि वो जुन के बारे में एक एंथोलॉजी लिख रहा है, पर उसकी सिस्टर जुन के इंसिडेंट को एक ट्रेजेडी कहती है। होतारो को क्यूरियोसिटी होती है और वो और डिटेल्स पूछता है, पर वो कॉल काट देती है और बाद में कॉल करने का प्रॉमिस करती है। अब कंफ्यूज होकर होतारो को रियलाइज होता है कि जुन की उसकी थियरी इनकम्प्लीट है, तो वो पूरी रात चीज़ों को समझने में लगा देता है। अगले दिन स्कूल में वो सबकी एक मीटिंग बुलाता है और ये आइडिया प्रेजेंट करता है कि शायद वो जुन की स्टोरी को लेकर गलत था। वो प्रीफेस निकालता है जिसमें लिखा है कि जुन की स्टोरी किसी हीरो की नहीं है और उस लाइन की तरफ भी इशारा करता है जो कहती है कि जुन एक सैक्रिफाइस था। इसका कई मतलब हो सकता है, तो होतारो सजेस्ट करता है कि वो लोग यूको से पूछें जिसने वो प्रीफेस लिखा था। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि 45 साल बाद यूको को कहाँ ढूंढेंगे। तब होतारो बताता है कि वो हमेशा से यही है, लाइब्रेरियन बनकर छुपी हुई। फौरन वो सब लाइब्रेरी में यूको से मिलते हैं और ये कंफर्म करने के बाद कि वही सेकंड एंथोलॉजी लिखने वाली है, वो उसे बताते हैं कि जुन आरू का अंकल है और वो जानना चाहती है कि 45 साल पहले क्या हुआ था। वो मान जाती है और उन्हें अपने ऑफिस ले जाती है जहां वो कंफर्म करती है कि होतारो की थ्योरी सही है। तब होतारो पूछता है कि क्या जुन ने खुद अपनी मर्जी से ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस किया था। इस पर यूको आखिरकार प्रोटेस्ट की पूरी सच्चाई बताती है। कहती है कि किसी ने भी लीडरशिप लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि सबको एक्सपल्शन का डर था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जॉन को बुली करके स्केपगोट बना दिया,
जबकि पूरा राइड किसी और ने ऑर्गेनाइज किया था। आखिरकार टीचर्स ने डिसाइड किया कि एनुअल फेयर को शॉर्ट नहीं करने, पर फिर भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस बॉयकॉट करके और स्कूल में बिना प्लान के बॉनफायर्स करके अपनी पावर दिखानी जारी रखी। इन्हीं दिनों में से एक दिन आग जिम तक फैल गई और पूरी बिल्डिंग जला डाली, और टीचर्स अब राइट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मूवमेंट के नेता को एक्सपेल करके सब कुछ खत्म कर देंगे, और वो नेता जुन था। आखिर तक जुन ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और स्कूल छोड़ दिया। सालों बाद फेयर फिर भी 3 दिन का कर दिया गया, और यही है जुन और एनुअल फेयर की ट्रेजेडी। शौक के बावजूद एरू को लगता है कि कुछ मिसिंग है, और वो पूछती है कि उसके अंकल ने एनालॉजी के लिए ह्यू का नाम क्यों चुना, पर यूको कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं। इस पर होतारो बताता है कि ये एक पन है, क्योंकि हियोका का मतलब इंग्लिश में आइसक्रीम होता है। पर एरू को अभी समझ नहीं आता, तो वो पेपर पर कुछ लिखता है और उसे पास करता है, और तब उसे याद आ जाता है कि जुन ने क्या कहा था जिसकी वजह से वो रोई थी। पता चलता है कि आइसक्रीम शब्द आइसक्रीम जैसा सुनाई देता है, जो जुन का रिएक्शन था जब उसे क्लासमेट्स ने सैक्रिफाइस किया। उसने एरू से कहा था कि स्ट्रांग बनो, वरना जब मुसीबत में होगी तो स्क्रीम भी नहीं कर पाएगी, और यही बात उसे रुला गई थी। आंसुओं के साथ वो होतारो को याद दिलाने में मदद करने के लिए थैंक यू कहती है, और अगले दिन वो सब एंथोलॉजी पर काम शुरू करते हैं। इसी बीच होतारो अपनी सिस्टर को लिखता है कि उसने जून की मिस्ट्री सॉल्व कर दी, और उसे बिलीव होता है कि उसने उसे इसलिए इस क्लब में ज्वाइन करवाया था ताकि उसे रियलाइज हो कि उसका जीने का तरीका सबसे बेस्ट नहीं है। कुछ दिनों बाद होतारो क्लास में बैठा टीचर की बात इग्नोर कर रहा होता है, जब तक कि उसे बगल वाले रूम से एक आर्ग्यूमेंट सुनाई नहीं देता। होतारो को एरू की वॉइस सुनाई देती है, और वो सोचता है कि कहीं वो टीचर के साथ ट्रबल में तो नहीं है। बाद में क्लब रूम में वो पहुंचता है और देखता है कि माया का सातोशी पर गुस्सा कर रही है, और एरू के काम करने की कोशिशें उसे और बिगाड़ रही हैं। आखिर में होतारो कैजुअली माका से कहता है चिल कर, और वो सच में उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। उसके बाद एरू नोटिस करती है कि सातोशी ने माका के चिल्लाने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो सोचती है कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता, पर सातोशी मानता है कि उसे गुस्सा आता है, बस बहुत रेयरली आता है। एरू ये भी कहती है कि होतारो को कभी गुस्सा नहीं आता, पर माका कहती है कि ये इसलिए क्योंकि वो एक इडियट है जिसके पास आर्ग्यू करने की एनर्जी ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एरू ही है जिसे गुस्सा नहीं आता, और सातोशी उसकी तारीफ करता है, क्योंकि एंगर 7 डेडली सिंस में से एक है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि आरू में कोई भी 7 सिंस नहीं है, जब तक वो फ्लस्टर्ड होकर उन्हें ग्लेजिंग बंद करने को नहीं कहती। फिर भी माका और सातोशी जोक करते रहते हैं, जब तक एरू अपसेट होकर कहती नहीं कि वो किसी से बात नहीं करेगी, पर एक सेकंड में ही उसे भूल जाती है और कहती है कि गुस्सा होना पूरी तरह बुरा नहीं है, बाकी 6 सिंस की तरह। वो एक्सप्लेन करती है कि प्राइड ना होने का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, और ग्रीड ना रखने वाला इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हार्ड चीजें कभी नहीं करेगा। वो ये भी जोड़ती है कि एनवी ही नए इन्वेंशंस की वजह बनती है, यानी सारे सिंस कॉम्प्लिकेटेड हैं और कभी कभी लाइफ में ज़रूरी भी होते हैं। वो ये भी कहती है कि गुस्सा होना भी बुरा नहीं है, पर जब माका पूछती है कि एरू को कभी गुस्सा क्यों नहीं आता, तो वो कहती है कि ये उसके लिए बहुत टायरिंग है। ये सुनकर होतारो को रियलाइज होता है कि उसे उसके सपनों की वुमेन मिल गई है, और बाकी दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी बात वापस ले ले, वरना होतारो की नॉनचुलर बीमारी उसे कर्ज कर देगी। वो कहती है कि वो बस जोक कर रही थी और उसे लोगों पर गुस्सा आता है, स्पेशली वो जो खाना वेस्ट करते हैं। तभी होतारो पॉइंट आउट करता है कि उसने सुबह उसे टीचर पर चिल्लाते सुना था, तो वो पूरी बात एक्सप्लेन करती है। मैथ्स पीरियड के दौरान उनका टीचर क्लास में आया, बाहर लगे साइन को देखा और फिर बोर्ड पर एक इक्वेशन लिख दिया, पर उसने ये इक्वेशन पहले कभी नहीं पढ़ाया था। तो जब स्टूडेंट सही आंसर नहीं बता पाए, उसे गुस्सा आ गया और वो सब पर चिल्लाने लगा, जबकि बाकी सब चुपचाप बैठे रहे। एरू ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और टीचर को बीच में रोका, तो उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई और उसने क्लास नॉर्मली कंटिन्यू की। पर उनका टीचर काफी परफेक्शनिस्ट है और ऐसी मिस्टेक नहीं करता, तो एरू होतारो से कहती है कि वो अपना शर्लॉक ब्रेन यूज करे। पर माका को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि एरू ने ऐसे क्यों बोला, और वो कहती है कि उसे खुद समझ नहीं आता। वो वापस मेन इशू पर आते हैं और होतारो मेंशन करता है कि टीचर्स हमेशा नोट्स रखते हैं कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया गया। तब उसे रियलाइज होता है कि टीचर ने वो इक्वेशन पहले ही क्लास डी को पढ़ा दिया था, पर एरू क्लास ए में है, तो उसने लेटर ए को डी समझ लिया होगा। माँ का आर्ग्यू करती है कि कोई भी इतना डम नहीं हो सकता कि ए को डी समझ ले, पर होतारो कहता है कि लोअर केस में दोनों लेटर्स एक जैसे दिखते हैं, इसलिए टीचर कंफ्यूज हो गया कि वो कौन सी क्लास पढ़ा रहा है। ये सुनकर एरू को टीचर पर चिल्लाने के लिए बुरा लगता है, और जैसे ही वो मीटिंग खत्म करते हैं, होतारो सोचता है कि क्या एरू सिर्फ एक एक्सक्यूज ढूंढ रही थी खुद को गुस्सा होने का ब्लेम देने के लिए। फिर वो उसके पास आती है और मदद के लिए उसे थैंक यू कहती है, पर होतारो हमेशा की तरह कैजुअली जवाब देता है। समर ब्रेक के दौरान होतारो और उसके फ्रेंड्स बस में जेन विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, जो अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। होतारो हमेशा की तरह चाहता है कि वो घर पर होता अपने फेवरेट 2D एनिमे वाइफू के साथ, और वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो आरू को ना नहीं कह पाया। जब वो पहुंचते हैं, होतारो पहले से ही कार सिक फील कर रहा होता है, तो माई उन्हें अपने रिलेटिव्स के गेस्ट हाउस ले जाती है। वहाँ वो उन्हें अपने कजन रिया और को से इंट्रोड्यूस करवाती है,
फिर उन्हें उनके रूम्स तक ले जाती है। उस रात सोशी पहले ही हॉट स्प्रिंग के लिए निकल चुका होता है, तो होतारो भी जाने का डिसाइड करता है और रास्ते में आरू से मिल जाता है, तो वो दोनों साथ वॉक करने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में आरू होतारो से उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो जीनियस भी है और साइकोपैथ भी। आरू कहती है कि उसे हमेशा से एक सिबलिंग चाहिए था और वो रिया और को जैसी बनना चाहती, और होतारो अपना बेस्ट फेस लगाकर छुपाता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है। हॉट स्प्रिंग पहुंचने पर होतारो एडियोस बोलकर मेंस सेक्शन की तरफ चला जाता है। वहां उसे वुमेन सेक्शन में आरू की वॉइस सुनाई देती है, जिससे उसके ब्रेन में टॉप टियर गून मटेरियल आने लगता है। पर होतारो इतना केक हैंडल नहीं कर पाता और पास आउट हो जाता है। लकीली सातोशी उसे बाहर निकालता है और उनके रूम में ले जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। बाद में आरू उसका फीवर चेक करने आती है, पर क्यूटी को इतने पास देखकर वो और हीटअप हो जाता है। वो ट्रिप बर्बाद करने के लिए अपोलोजाइज करता है, पर वो कहती है कि वरी मत कर और अगर बेटर फील करे तो उनके साथ ज्वाइन कर ले। उसके जाने के बाद उसे माका की वॉइस सुनाई देती है, जो बगल वाले रूम में घोस्ट स्टोरीज सुना रही होती है। सेकंड फ्लोर के एक गेस्ट के बारे में जिसने सुसाइड कर लिया था। जो कस्टमर्स उस रूम में रुके उन्होंने हैंगिंग मैन की शेडोज देखने की रिपोर्ट दी, और नाइन्थ गेस्ट उसी रूम में बीमार होकर मर गया। उनकी यापिंग से तंग आकर होतारो विंडो बंद करने जाता है और बाहर किसी को लर्किंग दिखता है, पर वो इग्नोर करके सो जाता है। जब वो उठता है वो देखता है कि माका को ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो, क्योंकि उसने लिटरली हैंगिंग मैन का घोस्ट देखा था। उसे इग्नोर करते हुए वो अपनी मॉर्निंग कॉफी लेता है और देखता है कि एक कप पर रिया का नाम लिखा है, पर को के नाम वाला कोई कप नहीं है। तभी एरो कहती है कि उसने भी हैंगिंग मैन देखा है, पर होतारो कहता है कि उसने कुछ और देखा होगा, बस माका की वजह से उसे घोस्ट समझ रही है। इस पर आरू होतारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो पता लगाए कि उसने एक्चुअली क्या देखा था, और एक बार फिर ब्रो ना नहीं कह पाता। वो हॉन्टेड रूम इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है और रास्ते में को से मिल जाता है, पर वो उन्हें बताती है कि हॉन्टेड फ्लोर पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। लंच के दौरान रे अचानक अपनी नई अकाता में आ जाती है, और जब बाकी लोग उसकी ग्लेजिंग कर रहे होते हैं होतारो को लगता है कि कोई उसे वॉच कर रहा है। रात में वो सातोशी के साथ हॉट स्प्रिंग जाता है और पूछता है कि क्या पिछली रात कुछ स्पेशल हुआ था। तब उसे पता चलता है कि पास में एक समर फेस्टिवल था। आखिरकार होतारो को समझ आ जाता है कि क्या हुआ था और वो एरू से मिलकर उसे सच्चाई बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि रिया की हर चीज पर उसका नाम लिखा होता है, यानी वो अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ठीक उसी याकटा की तरह को उसे ट्राई करना चाहती थी, पर रिया ने उसे नहीं करने दिया, तो को ने उसे सीक्रेटली पहना और पिछली रात समर फेस्टिवल चली गई। पर बारिश शुरू हो गई तो वो हॉन्टेड रूम में गई और उसे विंडो पर सुखाने के लिए टांग दिया, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। इससे आरू को लगता है कि रिया और को एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रहते। पर तभी आगे वो देखती है कि को ने अपनी सैंडल्स तोड़ दी हैं और रिया उसे बैक राइड दे रही है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली अच्छे से मिलते हैं। कुछ दिनों बाद जब स्टूडेंट्स एनुअल फेयर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, होतारो और सातोशी स्कूल पहुंचते हैं और पुरानी बातें याद करने लगते हैं, तब तक कि उन्हें रियलाइज नहीं होता कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गए हैं। क्लब रूम की तरफ भागते हुए उन्हें माका से लेट होने के लिए डांट पड़ती है, और आरू आरू भागती हुई आती है उन्हें बताने के लिए कि क्लास एफ एक मूवी बना रही है। प्रोड्यूसर्स में से एक आरू की फ्रेंड है और उसने उनके क्लब से क्रिटिक मांगा है, तो आरू उन्हें मीडिया रूम ले जाती है और अपनी फ्रेंड फूयू से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उन्हें मूवी की एक कॉपी देती है और कहती है कि वो इसे देखें, क्योंकि बाद में वो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछेगी। उसके जाने के बाद मूवी शुरू होती है और वो 6 स्टूडेंट्स के बारे में है जो ट्रिप पर जाते हैं और एक साइलेंट हिल जैसे रिप ऑफ टाउन में पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स टाउन एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं और एक मैंशन में जाते हैं जहां उन्हें फ्लोर प्लान मिलता है, तो वो स्प्लिट होकर मैंशन सर्च करने का डिसाइड करते हैं। पहले वो ऑफिस में जाते हैं कीज लेने के लिए, पर मास्टर की बाद के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद वो कीज आपस में बांट लेते हैं और मैंशन के अलग अलग सेक्शंस एक्सप्लोर करते हैं, और सातोशी चुपके से होतारो को बताता है कि कुछ होने वाला है। जल्दी ही सारे स्टूडेंट्स हॉलवे में मिलते हैं और अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं, सिवाय एक लड़के कायो के जो अभी तक वापस नहीं आया। वो सब मिलकर उसे ढूंढने जाते हैं। कई रूम्स एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें एक लॉक डोर मिलता है, तो वो मास्टर की निकालते हैं और उसे अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि कायो फर्श पर खून से लथपथ पड़ा है। 12:21 तिरेपन कंटिन्यूड उनका शॉक टेरर में बदल जाता है जब वो उसका कटा हुआ हाथ देखते हैं, और चीज़ें और बिगड़ जाती हैं जब पता चलता है कि रूम तक पहुंचने का दूसरा रास्ता भी ब्लॉक है। मूवी अचानक खत्म हो जाती है और फुयू में वापस आकर पूछती है कि उन्हें क्या लगता है मर्डर किसने किया। पहले वो जानना चाहती है कि उन्हें मूवी कैसी लगी, और माका कहती है कि वो क्लमजी थी। फुयू में ये भी मानती है कि कुछ पॉइंट्स पर एक्टिंग टेरेबल थी, पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये एक पैशन प्रोजेक्ट है। फिर वो पूछती है कि उन्हें सबसे बड़ी फ्लॉ क्या लगती है, और वो पॉइंट आउट करते हैं कि स्टोरी अभी अनफिनिश्ड है। फुयू में तब रिवील करती है कि माओ, जो स्क्रिप्ट लिखने की इंचार्ज थी, इतना लिखने के बाद बीमार पड़ गई और आगे स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाई। यही वजह है कि फियू चाहती है कि वो लोग पता लगाएं कि मर्डर किसने किया। उसे बिलीव है कि न्यू बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उसने व्यूअर्स के लिए जरूर क्लूज छोड़े होंगे। बाकी लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, तो वो होतारो की तरफ मुड़ते हैं, जो पहले तो चुंदरे की तरह एक्ट करता है, पर फिर फियू में से पूछता है कि उसने उन्हें ही क्यों चुना। फियू कहती है क्योंकि उन्होंने हाल ही में हाका केस सॉल्व किया था और उसे लगा वो इसके लिए परफेक्ट होंगे। और होतारो कहता है कि उसकी किसी और का काम करने की कोई विल नहीं है,
तो फ्यूमे कहती है कि शायद उसे प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा और वो रूम से निकल जाती है। ये सुनकर एरू रेस्टलेस हो जाती है और होतारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे सॉल्व करने में उसकी मदद करे, और एक बार फिर ब्रो उसे ना नहीं कह पाता। फुयूमे फिर रिवील करती है कि उसके क्लासमेट्स के पास थियरीज हैं और होतारो को बस उन्हें सुनना है और देखना है कि कौन सी सबसे क्रेडिबल है। होतारो अग्री करता है, पर अगले दिन वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो पूरी तरह स्कूल स्किप करने का डिसाइड करता है। बदकिस्मती से आरू उसके घर आ जाती है और उसे साथ आने के लिए फोर्स करती है। क्लब रूम में एक लड़की कुरिको आती है और उन्हें अपनी क्लास ले जाती है, जहां 3 डिटेक्टिव्स मूवी के बारे में अपनी थ्योरीज बताने के लिए तैयार होते हैं। ये डिटेक्टिव्स हैं जूनियर, जो पहले से ही 40 साल का लगता है, टोमोहिरो, जिसने महीनों से शावर नहीं किया, और सैया, जो टिकटॉक पर $5 टिप्स के लिए डांस करती लगती है। इंट्रो के बाद वो सब मीटिंग शुरू करने के लिए बैठ जाते हैं और आरू सबके लिए उसकी कैंडीज निकालती है, पर वो इतनी बुरी होती हैं कि मीटिंग आगे बढ़ने से पहले सब ऑलमोस्ट प्यूक करने वाले होते हैं। पर आरू दूसरी बार भी कैंडी लेती है क्योंकि उसका टेस्ट बड से कोई बीफ है। इसी बीच जूनियर अपनी थियरी बताती है कि मर्डर लॉक्ड रूम के अंदर हुआ तो कोई अंदर आया होगा और विंडो से बाहर गया होगा। वो तुरंत फ्लोर प्लान निकालते हैं और देखते हैं कि रूम में आने का कोई रास्ता नहीं सिवाय मेन डोर और विंडो के। पर एरू जोड़ती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मायू ने शूट लोकेशन जाने बिना स्टोरी लिखी हो। पर जूनियर कहती है कि मेयो ने स्टोरी लिखने से पहले मेंशन विजिट किया था, तो ये साफ है कि उसके दिमाग में यही था। पर माका कहती है कि अगर ये सच भी है फिर भी उन्हें नहीं पता कि किसने किया, और वैसे भी विंडो के बाहर की ग्रास बहुत बड़ी हुई है और कोई साफ साइन नहीं है किसी के वहां से चलने का। उसकी आर्ग्यूमेंट सही लगती है जब तक जाना को याद नहीं आता कि मेयो ने महीनों पहले मैंशन विजिट किया था और तब ग्रास इतनी नहीं बड़ी थी। तो वो एक्साइटमेंट में भागकर बाहर जाता है, कहते हुए कि उसकी थियरी अभी भी सही है। पर एरू ऐसे सिंपल कंक्लूजन से खुश नहीं है। तो होतारो उसका साथ देते हुए कहता है कि हर रूम में एक विंडो है और कल्प्रिट को बाकी लोग देख लेते। जब काराको आती है वो उसे बताते हैं कि जूनियर की थियरी रिजेक्ट हो गई है और स्क्रिप्ट की कॉपी मांगते हैं। जैसे ही वो जाती है तो मोहिरो उनसे जुड़ता है और कहता है मायू को सस्पेंस मिस्ट्री स्टोरीज लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने खुद को सिखाने के लिए सारी शर्लक होम्स नॉवेल्स पढ़ी। नॉवेल्स चेक करते हुए आरू को कुछ चीज़ें लिखी हुई नोट्स मिलते हैं और होतारो को बिलीव है कि ये माओ के आइडियाज़ के लिए मार्किंग्स थी जो वो यूज़ कर सकती थी। फिर वो टोमोहिरो की तरफ मुड़ते हैं और वो एक क्लाइंबिंग रोप निकालकर कहता है कि मायू ने शूटिंग के दौरान उससे ये मंगवाई थी। इससे उसे बिलीव होता है कि कल्प्रिट ने रोप का यूज करके टॉप फ्लोर से उस रूम में उतरा जहां कायो था। एक लड़की कोनोस काइतो के ऊपर वाले रूम में थी और चूंकि वो माउंटेनियरिंग क्लब में है उसके लिए ये करना आसान होगा। होतारो पूछता है कि क्या मेयो ने कोई और प्रॉप्स मांगे थे, और टोमो हीरो कहता है कि उसने सिर्फ थोड़ा सा फेक ब्लड मांगा था, पर वो एक्स्ट्रा लाया क्योंकि वो काफ़ी नहीं था। उसके जाने के बाद सब मान जाते हैं कि टोमो हाइरो की थ्योरी सही लगती है, पर एरू, जो अभी भी वो विस्की कैंडीज खा रही है, उसे गट फीलिंग है कि ये सही नहीं है। होतारो उसका साथ देते हुए कहता है कि जब मूवी के आखिर में विंडो खोला गया उसमें बहुत फोर्स लगा और लाउड नॉइज भी हुई, यानी वो पहले खुली नहीं थी। कुराको फिर स्क्रिप्ट लेकर वापस आती है और जैसे वो पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा है कि डायरेक्टर्स को इंश्योर करना है कि विंडो के बाहर कोई फुटप्रिंट्स ना हो, यानी तोहिरो गलत है। तभी शियाओ आती है और अपनी थ्योरी शेयर करती है, कहती है कि मायू एक 7th एक्टर ढूंढ रही थी, तो कल्प्रिट एक फैंटम होगा जो दीवारों से गुजर सकता है और सबको मार देगा। ये सुनकर एरू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये किसी जोक जैसा लगता है, और फिर वो सारी विस्की कैंडीज खाने की वजह से डेस्क पर गिर पड़ती है। जब वो सो रही होती है होतारो कहता है चिया की थियरी सही नहीं बैठती क्योंकि मायू ने कभी ब्लड बाथ प्लान नहीं किया था क्योंकि उसने बहुत कम ब्लड मांगा था। तभी कोराको पूछती है कि उन्हें थियरीज के बारे में क्या लगा, और वो बताते हैं कि सारी रिजेक्ट हो गई हैं। आखिर में वो सब घर के लिए निकलते हैं, पर हतोरो फुयूमी से मिल जाता है जो उसे अपने साथ टी पीने के लिए इनवाइट करती है। वो उसे एक कैफे ले जाती है जहां वो कहती है कि उसे शुरू से पता था कि जूनियर, टोमोहिरो और शियाओ के पास इसे सॉल्व करने का दिमाग नहीं है, और उसने होतारो से उन्हें सुनने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसे उनकी थियरीज रिजेक्ट करने का एक एक्सक्यूज चाहिए था। फिर वो रिवील करती है कि उसने कई सोर्सेज से होतारो की जीनियस के बारे में सुना है और वो ही अकेला है जो इस मिस्ट्री को सच में सॉल्व कर सकता है। होतारो शॉक में है कि उसने उसे कितनी आसानी से अपने स्टोइक फेस और मोनोटोन वॉइस से मैनिपुलेट कर दिया। जब वो उसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कहता है वो कहता है कि वो बस कभी कभी लकी हो जाता है। इस पर वो उसे एडवाइस करती है कि वो अपनी जीनियस पर ट्राइड करे क्योंकि इसे लक कहना उन लोगों के लिए बहुत ऑफेंसिव है जो बेस्ट ट्राई करने के बावजूद उतने स्मार्ट नहीं बन सकते। ये सही मानकर होतारो आखिरकार सोचना शुरू करता है कि वो एक्चुअली स्पेशल है, तो वो फू यूनी की मदद करने के लिए एग्री करता है। अगले दिन होतारो सातोशी को बताता है कि वो अपना फुल ऑन डिटेक्टिव मोड ऑन करने वाला है, और सातोशी शॉक में है क्योंकि उसने कभी होतारो को दूसरों के लिए विलिंगली कुछ करते नहीं देखा। होतारो उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वो कर सकता है, और सातोशी कहता है कि वो काफ़ी एवरेज गाय है, तो उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। पर होतारो अपनी ज़िंदगी में पहली बार आर्ग्यू करते हुए सातोशी को बताता है कि वो एवरेज से कहीं ज़्यादा है और बड़ी चीज़ें कर सकता है। इस पर जब होतारो स्कूल पहुंचता है माका शॉक हो जाती है
क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो समर ब्रेक में यहाँ दिखेगा। एरू अकेली मिसिंग है क्योंकि वो अभी भी विस्की कैंडीज के हैंगओवर से उबर नहीं पाई, तो वो उसके बिना ही कंटिन्यू करते हैं और मूवी फिर से देखते हैं। तभी सातोशी का फ्रेंड क्लास में घुस आता है और उसे सप्लीमेंट्री लेसन्स मिस करने के लिए डांटना शुरू कर देता है। हालांकि उसके ग्रेड्स पहले से ही वीक है। सातोशी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है पर वो गाय उसे खींचकर बाहर ले जाता है, जिससे माका और होतारो केस सॉल्व करने के लिए रह जाते हैं। पर माया कहा कि लाइब्रेरी ड्यूटी है तो वो होतारो को कुछ नोट्स देकर वो भी चली जाती है। उसके बाद बस थोड़ी देर की बात है जब होतारो सब समझ जाता है तो वो फुयुई को क्लब रूम में बुलाता है ये एक्सप्लेन करने के लिए। वो कहता है कि मर्डर के पास रूम में आने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय फ्रंट डोर के, और सिर्फ विक्टिम के पास की थी। इससे होतारो को बिलीव होता है कि एक सेवेंथ कैरेक्टर था, बिल्कुल जैसे चियाओ ने सजेस्ट किया था। और इस थियरी को सपोर्ट करता है ये फैक्ट कि मायू एक सेवेंथ एक्टर ढूंढ रही थी। फिर वो पॉइंट आउट करता है कि फ्लोर प्लान्स को फ्लैशलाइट से जैसे डोर को भी लाइट किया गया था, पर किसी के पास फ्लैशलाइट नहीं थी। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने सीधा कैमरा में भी देखा उसकी प्रेजेंस एक्नॉलेज करने के लिए। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स मैंशन सर्च करने के लिए स्कैटर होते हैं, वहाँ सीन कट हो जाता है। तो होतारो बिलीव करता है कि कैमरामैन ने कैमरा बंद किया, मास्टर की ली, काम किया और किसी के देखने से पहले वापस आ गया। फ्यूमे पूछती है कि कैमरामैन किसी से बात क्यों नहीं करता, और होतारो को लगता है शायद ये दिखाने के लिए कि वो वहाँ किसी के करीब नहीं है। बूलियम फिर पूछती है कि उस पार्ट का क्या जहाँ उसने कहा था कि कल्प्रिट को अपर फ्लोर्स वाले लोग की लेते देख लेंगे। पर होतारो कहता है कि इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती अगर कोई कैरेक्टर मर्डरर को देख ले। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि व्यूअर्स इस मिस्ट्री के बारे में सोचते रहें। फुयू में कहती है कि उसने मिस्ट्री सॉल्व कर दी और उसका हाथ मिलाते हुए बताती है कि उसके पास एक स्पेशल स्किल है। फिर वो उससे मूवी को एक टाइटल देने के लिए कहती है और होतारो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चुनता है। कुछ दिनों बाद होतारो मूवी का प्रीव्यू देखने स्कूल आता है और वही एंडिंग चलती है जो उसने सजेस्ट की थी। बाद में सब उस शॉकिंग एंडिंग से बहुत इंप्रेस होते हैं, पर माका उसे अलग ले जाकर पूछती है कि क्या उसने सच में ये एंडिंग सोची, और वो कहता है हाँ। तभी वो उसे याद दिलाती है कि उसकी एंडिंग में वो रोप शामिल नहीं है जो मायू ने मांगी थी, और होतारो की दुनिया टूट जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने एक बड़ी मिस्टेक कर दी। बाद में ब्रो इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिस करने के लिए खुद को कोसता है, और इसे और बुरा बनाने के लिए सातोशी बाद में उससे मिलकर बताता है कि एंडिंग स्टोरी की फील से मैच नहीं करती। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एंडिंग अनरिलायबल नैरेटर कैटेगरी में आती है, पर मायू ने मिस्ट्री जॉनर सिर्फ शर्लॉक होम्स से सीखा था, और अनरिलायबल नैरेटर किसी भी शर्लॉक होम्स बुक में कभी यूज नहीं होता। होतारो नर्वस हो जाता है और कहता है मायू ने जरूर दूसरी बुक्स भी पढ़ी होंगी, पर दोनों जानते हैं कि होतारो बस कोप कर रहा है। आखिर में वो आरू से मिलता है जो भी उससे बात करना चाहती है। तो जैसे वो साथ घर वॉक करते हैं, वो भी कहती है कि ये एंडिंग वो नहीं है जो मायू चाहती थी। होतारो पहले से ही माका और सातोशी की बातों से फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो उसे रिवर बेड पर इन्वाइट करती है जहां वो शांति से डिस्कस कर सकें। आरू कहती है कि वो पहले से जानते हैं कि न्यू डिटेल और हर चीज पर बहुत ध्यान देती है, और ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि जब उसने स्टोरी लिखनी शुरू की थी उसके दिमाग में एक एंडिंग थी। उन्हें बताया गया कि वो कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि वो बीमार पड़ गई, पर अगर ऐसा होता तो वो कुराको से पूछ सकते थे मायू को कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और चूंकि कराको भी ट्रू एंडिंग जानने के लिए इतनी ईगर थी, इसका मतलब है कि माओ एक्चुअली इतनी बीमार नहीं है, बल्कि उसने पहले ही एक एंडिंग लिखी है, पर उसे उसे शेयर करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। जो वियर्ड बात है वो ये कि सारे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उसके साथ बहुत नाइस हैं। तो असली मिस्ट्री ये है कि उसने अपनी खुद की एंडिंग कास्ट को क्यों नहीं दी। होतारो ने जो एंडिंग बनाई वो ब्रिलियंट थी, पर उसने ओरिजिनल राइटर की फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा। यही वजह है कि वो एम्प्टी लगती है। बाद में उस रात होतारो को रियलाइज होता है कि उसने मिस्ट्री सॉल्व नहीं की, बल्कि अपनी खुद की एंडिंग बना दी जो उससे कभी नहीं कहा गया था। रात में वो समझ नहीं पाता कि कहाँ गलती हुई, तो वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक बुक पढ़ने का डिसाइड करता है। वो बुक टैरो कार्ड्स के बारे में है जो लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करती है, और इससे होतारो को एक आइडिया मिलता है। अगले दिन वो मूवी डिस्कस करने के लिए फू यूमे से कैफे में मिलता है और गुस्से पूछता है कि क्या उसने उसे फूल करके उनका नया स्क्रिप्ट राइटर बना दिया। फ्यू मान लेती है कि ये सच है। तो वो शर्लॉक बुक्स में मिले मायू के नोट्स निकालता है और उसमें बहुत सारी स्टोरीज मार्क की हुई हैं जिनमें कोई कैरेक्टर नहीं मरता। इससे उसे बिलीव होता है कि माओ नहीं चाहती थी कि कोई कैरेक्टर मरे, और स्क्रिप्ट में कोई डेथ्स मेंशन नहीं है। उसकी थियरी है कि फोयू मे को ओरिजिनल स्क्रिप्ट पसंद नहीं और उसने माओ को छुड़वा दिया। फिर उसने दूसरों से लिखवाया और जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आई वो चूज कर ली। जब फुयूमी मैनिपुलेट करने की बात मान लेती है, होतारो को गुस्सा आता है और पूछता है कि क्या वो पेप टॉक भी झूठ थी। फुयूमी कहती है हाँ, जिससे ब्रो डिस्पेयर में गिर जाता है। अगले दिन एरू होतारो से असली एंडिंग बताने के लिए कहती है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि कानोसो ही विक्टिम पर अटैक करने वाली थी, और असली स्टोरी में विक्टिम नहीं मरा, बल्कि कोसू ने उसका पीछा किया और दोनों उसी रूम में पहुंच गए। विक्टिम ने फिर खुद को अंदर लॉक करके उसे कवर किया ताकि किसी को उस पर शक ना हो, जबकि किनोसो ने रोप का यूज करके ऊपर वाले रूम में एस्केप किया क्योंकि रूम में शीशा टूटा हुआ था। विक्टिम आसानी से कह सकता था कि उसे उससे कट लगा, पर स्टोरी को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए बदल दिया गया। यही वजह है कि कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। उन्हें अभी भी नहीं पता कि कानोसो ने उस गाय पर अटैक क्यों किया या उसने उसे माफ क्यों किया, पर आरू इस एंडिंग से सैटिस्फाइड है क्योंकि ये कुछ ऐसा लगता है जो माओ लिखेगी।
कुछ दिनों बाद कल्चरल फेस्टिवल की रात होती है और जहां बाकी क्लासिक्स क्लब मेंबर्स इसका इंतजार कर रहे हैं, होतारो हर गुजरते सेकंड को डरते हुए बिता रहा है। सुबह होतारो स्कूल जा रहा होता है जब उसकी सिस्टर उसे गुड लक कहती है, क्योंकि उसे शक है कि वो फेस्टिवल में ट्रबल में पड़ेगा। इस पर होतारो मॉकिंगली उससे गुड लक चार्म मांगता है, तो वो एक पेन उसकी तरफ फेंकती है और मजाक में कहती है कि उसे ट्रैश में फेंक दे। उसके बाद वो स्कूल जाता है और सातोशी से मिलता है, जो आने वाली चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसे माँ का कॉस्प्ले करती हुई भी दिखती है, पर जब वो उसके पास जाता है वो काफ़ी सैड लगती है। क्राउडेड ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो वहां से गुजरते हैं और ऊपर जाते हैं, जहां काफ़ी क्वाइट है और सातोशी को किसी काम के लिए जाना पड़ता है। बाकी दोनों क्लब रूम जाते हैं, जहां एरो एंथोलॉजीज बेचने के लिए एक्साइटेड है, पर माका अभी भी बुरा फील कर रही है, क्योंकि उसे 30 का ऑर्डर देना था पर उसने 200 ऑर्डर कर दिया। जैसे ही सातोशी सैटर्न बनकर ज्वाइन करता है, माका इस मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज करती है, पर मेंबर्स मान जाते हैं कि चेक ना करने में सबकी बराबर गलती है, जिससे माका को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद वो फेस्टिवल में अपना खुद का स्टॉल मांगकर एंथोलॉजीज बेचने का प्लान बनाते हैं। एरो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से मिलेगी, सातोशी मार्केटिंग करेगा और होतारो फोर्ट संभालेगा। बाद में जैसे फेस्टिवल शुरू होता है, एरो प्रेसिडेंट ढूंढने के लिए सेरेमनी छोड़ती है, पर अलग अलग स्टॉल्स में साइड ट्रैक हो जाती है। आखिरकार वो ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात तनाबे से होती है। जब वो पूछती है कि क्या उन्हें स्टॉल स्पेस मिल सकती है, तनाबे कहता है कि सारी स्पॉट्स ऑक्यूपाइड है। एरू सैड हो जाती है और जाने ही वाली होती है, पर वो कहता है कि वो दूसरे स्टॉल होल्डर से पूछ सकती है कि वो उनकी एंथोलॉजी बेच दें, जिससे उसका मूड तुरंत ठीक हो जाता है। इसी बीच माका अपनी ड्यूटी के लिए मांगा क्लब जाती है, पर उसे वियर्ड लगता है क्योंकि वो अपने लो एफर्ट कॉस्प्ले में कंफर्टेबल नहीं है। तभी क्लब प्रेसिडेंट आती है और माका पूछने ही वाली होती है कि क्या वो यहाँ एंथोलॉजीज बेच सकते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। इस बीच होतारो बिल्कुल वही है जहां वो होना चाहता है, सारे शोर और लोगों से दूर। तभी साइबरपंक यूनिवर्स का एक कैरेक्टर क्लब रूम में आ जाता है, ये पूछने कि वो क्या बेच रहे हैं। होतारो उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे एंथोलॉजीज के बारे में बताता है, तो वो गाय खरीदने के लिए एग्री करता है। उसकी नज़र फिर उस पेन पर पड़ती है जो होतारो को उसकी सिस्टर से मिला था, और वो गाय कहता है कि उसे अपना आउटफिट कंप्लीट करने के लिए ये चाहिए। उसे लेने के बदले में वो होतारो को अपने फैशन शो का गोल्डन पास देता है, पर होतारो उसे एक तरफ रख देता है क्योंकि उसकी सोशल बैटरी पावर सेविंग मोड में है। इसी बीच आरू को एक स्टूडेंट देखता है जो उसे अपना मॉडल बनने के लिए कहता है, तो वो एक मेड आउटफिट में तस्वीरों के लिए पोज करती हुई खत्म होती है। इसी बीच स्कूल में एक क्विज गेम होता है और सातोशी उसमें भी पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। वो गाय खुद को फाइनल्स में जगह दिलाने में सफल हो जाता है और इसका यूज क्लासिक्स क्लब को प्रमोट करने के लिए करता है। वो ये भी कहता है कि उसके क्लब ने हियोका की मिस्ट्री सॉल्व कर दी और ये सबका ध्यान खींच लेता है। जब इंटरव्यूअर उससे राज बताने के लिए कहता है, वो सबको कहता है कि अगर सच जानना है तो उनकी एंथोलॉजी खरीदें। इसी बीच एरू दर्जनों प्राइजेस के साथ क्लब रूम वापस आती है जो उसने स्टॉल्स में जीते थे, और होतारो को बताती है कि उन्हें दूसरे क्लब से मदद मांगने की परमिशन है। जब होतारो उसे सातोशी के प्लग के बारे में बताता है, वो न्यूज़पेपर क्लब से उनके बारे में लिखवाने के लिए खुद अपना काम करने का डिसाइड करती है। जैसे वो जाती है, होतारो उसके ढेर में एक पिक्चर एनवेलप देखता है। इसी बीच एरू टोगो से उनके बारे में लिखने के लिए कहती है, पर ब्रो कहता है कि वो सिर्फ तब कर सकता है अगर वो कुछ ऐसा ढूंढ ले जो उसे इंटरेस्टिंग बनाए। वापस जाते हुए एरू एक पुरानी फ्रेंड कहो से मिल जाती है, जो एरू को अपने फॉर्चून टेलिंग कॉर्नर में इनवाइट करती है। अंदर एरू कहो से टैरो पढ़ने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि वो नहीं कर सकती क्योंकि किसी ने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड चुरा लिया और एक नोट छोड़ा है जिस पर जानजी साइन है, जो काजो का लास्ट नेम है। एक और नोट कहता है कि कार्ड फेस्टिवल के बाद वापस मिल जाएगा, और फेस्टिवल की गाइड बुक आखिरी पेज पर खुली हुई थी जिसमें पार्टिसिपेटिंग क्लब्स के नाम लिखे हैं। एरू उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है, और कहो कहती है यही तो वो उससे फिगर आउट करवाना चाहती है। इसी बीच क्विज कंपटीशन खत्म होती है और सातोशी अपने फ्रेंड टैनी के साथ सेकंड प्लेस पर टाई करता है, जो रिवील करता है कि उसके क्लब से घोस्ट स्टोन्स चोरी हो गए। थीफ ने बिल्कुल वैसा ही नोट छोड़ा जैसा उन्होंने कहो के लिए छोड़ा था, पर सातोशी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और घर जाने का डिसाइड करता है। तभी टैनी उसे कल एक कुकिंग बैटल के लिए चैलेंज करता है। उसके जाने के बाद सातोशी सोचता है कि होतारो क्या कर रहा होगा, ये जाने बिना कि ब्रो के हाथ एरू की मॉडलिंग पिक्चर्स लग गई हैं और ये उसके लिए जिंदगी भर के लिए काफी गून मटेरियल है। तभी एक और कस्टमर एंथोलॉजी खरीदने आता है और होतारो पॉइंट आउट करता है कि उसकी जिपर टूटी हुई है। वो फिर फैशन शो के पास से सेफ्टी पिन निकालता है और कस्टमर को दे देता है, और ग्रैटिट्यूड के टोकन के रूप में वो गाय उसे अपनी वाटर पिस्टल दे देता है। इसी बीच माका अपने क्लब में मांगा रिव्यूज बेच रही होती है, पर कस्टमर्स की कमी के कारण एक मेंबर ये कहते हुए यापिंग शुरू कर देता है कि ज्यादातर मांगा बोरिंग है और कोई उन्हें पढ़ना नहीं चाहता। पहले तो माका कुछ कहने में हेजिटेंट होती है, पर आखिरकार वो फट पड़ती है और प्रॉमिस करती है कि वो एक मांगा लाएगी जो उसे बहुत पसंद है, ताकि उसे गलत साबित कर सके। तभी वो पलटकर देखती है कि उसके एंथुजियाज्म से कस्टमर्स की भीड़ आ गई है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ एंथोलॉजी नहीं बेच पाई। दिन के आखिर में सारे मेंबर्स क्लब रूम में इकट्ठा होते हैं
और जब सातोशी मेंशन करता है कि वो कुकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, माका उससे बताती है कि ये 3 लोगों की टीम है, तो वो माका और एरू से ज्वाइन करने के लिए कहता है। दोनों के एग्री करने के बाद एरू अपना सामान लेने के लिए उठती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि होतारो ने उसकी मॉडलिंग पिक्चर्स देख ली हैं, जिससे दोनों एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। बाद में माका उस मंगा को ढूंढ रही होती है जो उसे लानी थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अगले दिन वो अपने क्लब मेंबर्स से मांगा न ला पाने के लिए अपोलोजाइज करती है, पर वो इंडिफरेंट लगते हैं और प्रेसिडेंट उसे बस पोस्टर्स में मदद करने के लिए कहता है। बाद में वो सातोशी से मिलती है और उसे बताती है कि शायद वो कुकिंग कॉन्टेस्ट में नहीं आ पाएगी, पर सातोशी उनका स्लॉट आखिर में मूव करने के लिए तैयार है ताकि वो अपना काम खत्म करके टाइम पर आ जाए। उसके बाद सातोशी काउंसिल ऑफिस भागता है, जहां वो तनिब्बे को उस थीफ के बारे में बताता है जो स्टॉल से चीजें चुराकर नोट्स छोड़ रहा है। तानाबे उसे बताता है कि दूसरे क्लब्स ने भी ऐसी ही एनोमलीज रिपोर्ट की हैं, और सातोशी मुस्कुराता है ये रियलाइज करते हुए कि अब उसके क्लब के पास सॉल्व करने के लिए एक मिस्ट्री है। इसी बीच एरू फ्यूने के पास जाकर उससे मदद मांगती है एंथोलॉजीज बेचने के लिए, और फ्यूनी 20 लेने के लिए एग्री कर जाती है। वो एरू को कुछ एडवाइस भी देती है कि वो दूसरों को कैसे परसुएट करे, और अगर वो काम ना करे तो वो हमेशा उन्हें पीछे से हिट कर सकती है। इसी बीच 2 गूफीज क्लब रूम आते हैं कुकीज बेचने के लिए, और उन्हें वाटर पिस्टल में इंटरेस्ट आ जाता है। उनसे डील ना करना पड़े इसलिए होतारो उसे एक्सचेंज करने का ऑफर देता है एक एंथोलॉजी के साथ कुकीज के बैग के लिए, पर वो उसे एक्स्ट्रा में एक चावल का बैग भी दे देते हैं। वो खुशी खुशी ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, और उनके जाने के बाद होतारो अपनी जेब से 200 येन मनी बॉक्स में डाल देता है। कुकिंग कॉन्टेस्ट में सातोशी माका का इंतजार कर रहा होता है जब तानी अपने डैड के प्रो शेफ के साथ आता है। जल्दी ही रूल्स अनाउंस होते हैं कि हर टीम से एक समय में सिर्फ एक कुक किचन में जा सकता है। सातोशी अपनी टीम से पहला जाता है और किसी तरह पहले 20 मिनट्स में इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेता है। उसके बाद आरो अपना काम शुरू करती है और अपने अंदर के गॉर्डन रामजे से बाकी काम एक्सपर्टली कर लेती है। उसके 20 मिनट्स खत्म होने पर माका की बारी आती है संभालने की, पर वो अभी भी मांगा क्लब रूम में होती है। वो टाइम पर फिनिश करती है और भीड़ के बीच से भागती है कुकिंग कॉन्टेस्ट तक पहुंचने के लिए, पर जब तक वो पहुंचती है बाकी सबने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए होते हैं। उसके पास बस एक ऑनियन और कुछ वेजीज बचती हैं, और जब वो सोच रही होती है क्या बनाएं, एरू को अचानक कोई सातोशी का नाम पुकारता सुनाई देता है। सातोशी अनाउंसर से एक पल के लिए चुप रहने के लिए कहता है, और जब वो चुप होता है उन्हें होतारो विंडो के नीचे से सातोशी को बुलाता सुनाई देता है। वहां पहुंचकर होतारो विंडो से चावल का बैग फेंकता है और सातोशी उसे पकड़कर माका तक ले जाता है। 7 मिनट बचने पर माका काम में जुट जाती है, और लेडल ना होने के बावजूद वो आखिरी सेकंड में एक डिश फिनिश कर लेती है। बाद में होतारो क्लब रूम से अनाउंसमेंट सुनता है कि क्लासिक्स क्लब जीत गया, पर फिर भी माका खुश नहीं है क्योंकि उसकी डिश अंडर कुक्ड थी। तभी जजेस आते हैं और मिसिंग लेडल के लिए अपोलोजाइज करते हैं। तब एरू ट्रे उठाती है और उसे थीफ का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि उसने लेडल ली है। जल्दी ही वो सब वापस क्लब रूम आते हैं और एरू होतारो को उसकी मदद के लिए थैंक कहती है। उसके बाद वो उसे थीफ का छोड़ा हुआ नोट दिखाती है, और उसका फेस देखकर ब्रो को रियलाइज होता है कि वो अब फंस गया है। सातोशी भी ज्वाइन करता है और उसे बताता है कि ये बाकी कई क्लब्स के साथ भी हुआ है, पर सातोशी कहता है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें एंथोलॉजीज बेचनी है। सातोशी आर्ग्यू करता है कि उनकी टैक्टिक्स वैसे भी काम नहीं कर रही, तो वो ये मिस्ट्री सॉल्व करके इसे न्यूज़पेपर क्लब तक ले जा सकते हैं ताकि वो उनके बारे में लिखें। सातोशी अभी भी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और थीफ को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर जब वो देखता है कि एरू सैड है, वो सातोशी से हिट हुए क्लब्स की लिस्ट मांगता है। वो रिवील करता है कि गो, अक्कापेला, कुकिंग और फॉर्च्यून टेलर क्लब्स थे, और होतारो तुरंत पहचान लेता है कि ये जापानीज अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तुरंत सातोशी गार्डियन क्लब को कॉल करता है जो अगली लाइन में है, और कंफर्म करता है कि उनकी एक वाटर गन चोरी हुई है। होतारो फिर लेटर्स पर जुमांजी का सिग्नेचर देखता है और अपने फ्रेंड्स के लिए उसे स्पेल आउट करता है। उन्हें शौक लगता है ये जानकर कि इससे 10 लेटर्स बनते हैं और क्लासिक्स क्लब आखिरी टारगेट है। तुरंत एरो न्यूज़पेपर क्लब को बताने के लिए भागती है, और सातोशी भी अजीब तरीके से एक्ट करते हुए वहां से निकल जाता है। न्यूज़पेपर क्लब पहुंचकर एरो फुयू की एडवाइस याद करने की कोशिश करती है कि दूसरों को कैसे परसुएड करे, पर जब वो डोर खोलती है वो देखती है कि क्लब मेंबर्स थीफ जुमांजी की स्टोरी में बिजी हैं। टीडो उसे बाद में आने के लिए कहता है, पर वो अभी बात करने पर इंसिस्ट करती है और उसे एक तरफ ले जाकर अपना चार्म ट्राई करती है, पर टोटो अनफेज लगता है और चले जाने की कोशिश करता है तब तक जब तक वो नोट्स में जुमांजी का जिक्र नहीं करती। वो आखिरकार उसकी थियरी सुनता है और कहता है कि ये सही बैठती है क्योंकि उनके क्लब की कटर नाइफ भी चोरी हुई थी। वो उसे टिप के लिए थैंक यू कहता है और चला जाता है, और आरू उससे एंथोलॉजीज के लिए मदद मांग नहीं पाती। फिर वो सातोशी से मिलती है जो कहता है कि मैजिक क्लब अल्फ़ाबेट में अगला है और ये कल्प्रिट को एक्शन में पकड़ने का उनका मौका है। वो जाता है मैजिक क्लब और उनके शो के शुरू होने का इंतजार करता है। तभी उसकी मुलाकात तानी से होती है जो जुमांजी को पकड़ने के लिए वहां आया है। इसी बीच होतारो और माका जुमांजी की मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं अल्फ़ाबेट के साथ जाने की, और माका पूछती है कि क्या उसे इसमें इंटरेस्ट है। होतारो कहता है नहीं, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि आरू उसे परेशान करना बंद कर दे। वो जाने ही वाली होती है, पर होतारो कहता है कि उसे चावल बैग के बदले उसे कुछ देना होगा, तो वो उसे एक मिरर दे देती है। जैसे मैजिक क्लब का शो शुरू होता है,
सातोशी देखता है कि एक कैंडल पहले से ही गायब है और उसे बुरा लगता है इतना ध्यान ना देने के लिए। इसी बीच माका अपने क्लब में सीनियर मेंबर से ताने सुन रही होती है वो मांगा ना लाने के लिए जो उसने प्रॉमिस किया था। वो सोचते हैं कि ये बाकियों जैसी ही एक बोरिंग मांगा होगी, पर प्रेसिडेंट वापस आती है और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, जिससे बुलीज उससे और ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। माका ब्रेक लेने का डिसाइड करती है, पर जैसे वो बालकनी पर रोने ही वाली होती है, एक और मेंबर युवासा उसे कंफर्ट करने आती है। वो ये भी बताती है कि वो एक्चुअली उस मांगा के को ऑथर की फ्रेंड है जो माका लाना चाहती थी, जिससे माका शॉक हो जाती है। वो आगे बताती है कि ऑथर एक और मांगा पर काम कर रही थी पर बीच में स्कूल बदल दिया। इसी बीच न्यूज़पेपर क्लब जुमांजी के बारे में अपना ड्राफ्ट पूरा करता है, कंक्लूड करते हुए कि वो फेस्टिवल के आखिरी दिन क्लासिक्स या आर्टिसन क्लब को हिट करेंगे। दिन के आखिर में होतारो और फ्रेंड्स क्लब रूम में इकट्ठा होकर प्रोग्रेस शेयर करते हैं, और माका ही अकेली है जो अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से नीचे फील कर रही है। रात में आरू खुद को मानती है कि वो अपनी मार्केटिंग जॉब से एग्जॉस्टेड हो रही है, और सातोशी खुद से कहता है कि वो जुमांजी को क्लासिक्स क्लब तक पहुंचने से पहले पकड़ लेगा। अगले दिन वो फेस्टिवल में जल्दी पहुंचता है थीफ को कुछ और डिटेक्टिव्स के साथ पकड़ने के लिए, और जैसे वो एक क्लब रूम में वेट करता है जिसका नाम लेटर के से शुरू होता है, तानी को मैसेज मिलता है कि लाइट म्यूजिक क्लब हिट हुआ है इंस्टेड। इस पर सातोशी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि थीफ लेटर के स्किप करके एम पर चला जाएगा। इसी बीच क्लब रूम में होतारो रीसेंट सेल्स के स्पाइक के बारे में देख रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर उससे मिलने आती है। उसे परेशान करने के बाद वो एक एंथोलॉजी खरीदती है और फिर मिरर नोटिस करती है। तो होतारो कहता है कि उसने इसे उस टूटे हुए पेन के बदले ट्रेड किया जो उसने उसे दिया था। वो मिरर ले लेती है और बदले में उसे एक डेड एट डस्क मांगा दे देती है, और ये वही एक है जो माया का पिछले 2 दिनों से ढूंढ रही है। वो फिर चली जाती है और जैसे होतारो मांगा के ओपनिंग नोट्स पढ़ता है, उसे रियलाइज होता है कि ये एक सिंपल स्कूल प्रोजेक्ट था जो वायरल हो गया, क्योंकि ये अटैक ऑन टाइटन जितना अच्छा था। डेड एट डस्क के पीछे की टीम ने इस साल के फेयर पर एक और स्टोरी का प्रॉमिस किया था, जिसका नाम क्राकाज ऑर्डर है, जो होतारो की क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है। इसी बीच एरो रेडियो क्लब हेड योशिनो से मिलती है और वो उससे ईगरली जुमांजी के बारे में एक इंटरव्यू करने के लिए कहता है। वो खुशी खुशी एग्री कर लेती है, पर सारी और मार्केटिंग उसे थका रही है। जब वो क्लब रूम वापस आती है, सातोशी उसे बताता है कि जुमांजी ने अपना अल्फाबेटिक पैटर्न तोड़ दिया है और उन्हें अपना अप्रोच फिर से सोचना होगा। तभी होतारो डेड एट डस्क पढ़कर खत्म करता है और मानता है कि ये काफी अच्छी है। कवर देखकर एरू को रियलाइज होता है कि उसने इसे पहले देखा है, पर होतारो उसे एक और इन्वेस्टिगेशन में खींचने नहीं देना चाहता। पर वो मांगा लेने के लिए उसके ऊपर झुकती है और ब्रो उसके प्लॉट्स देखने के बाद हार मान लेता है। वो फिर एक पोस्टर देखती है जो उसने कॉन्फ्रेंस रूम में देखा था, तो वो वहां जाने का डिसाइड करती है। बदकिस्मती से माका की ड्रेस पर पेंट गिर जाता है, जिससे उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। वो बदलती है और घर जाने ही वाली होती है जब वो आरू से मिल जाती है, जो उसे वो मांगा दिखाती है जो वो ढूंढ रही थी। माका शॉक हो जाती है, पर एरू का बिलीव है कि डेड एट डस्क की इलस्ट्रेटर यही है, क्योंकि उसने बुलेटिन पर वो पोस्टर देखा। वहां पहुंचकर माका कंफर्म करती है कि वो पोस्टर डेड एट डस्क के ऑथर ने ही बनाया है। तो वो हाना बे से पूछते हैं कि इसे किसने बनाया। वो कहता है ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कुयामा ने बनाया, और माया का एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अब उसे अपनी फेवरेट मांगा के ऑथर और इलस्ट्रेटर दोनों के बारे में पता है। वो दोनों एक्साइटेड होकर क्लब रूम वापस भागते हैं बॉयज़ को बताने के लिए, जिसके बाद रिवील होता है कि उसे रेडियो क्लब के साथ इंटरव्यू है। जब बाकी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, होतारो सोचता है कि उसकी सिस्टर ने उसे ये मांगा क्यों दी और क्या इसका जुमांजी से कोई कनेक्शन है। अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है, पर वो अभी आरू को नहीं बताना चाहता। तो वो सातोशी से अकेले में बात करने के लिए कहता है। वो बाहर जाते हैं जहां होतारो कहता है कि डेड एट डस्क के पीछे की टीम ने इस साल एक नई मांगा का प्रॉमिस किया था। उसे बिलीव है कि थेफ्ट्स एक्चुअली उस मांगा के लिए एक सेटअप है, पर वो अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो सातोशी उसे अपना दिमाग चलाने के लिए छोड़ देता है। बाद में एरू रेडियो क्लब की इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करती है, और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसका सिर टेबल से टकरा जाता है और पूरे कैंपस में एक लाउड थर्ड सुनाई देता है। पर वो जल्दी से कॉन्फिडेंटली ये कहते हुए संभल जाती है कि उनके पास ट्रू शर्लॉक होम्स की एक टीम है जो जुमांजी को पकड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही होयोका की मिस्ट्री सॉल्व कर ली है। वो फिर सबको कहती है कि अगर उन्हें होयोका की सच्चाई जाननी है तो उनकी एंथोलॉजी चेक करें, और कुछ ही मिनट्स में क्लासिक्स क्लब कस्टमर से भर जाता है। एंथोलॉजीज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, पर जुमांजी का कोई साइन नहीं है, तो सब सोचने लगते हैं कि ये कस्टमर्स को खींचने का एक चीप टैक्टिक था, सेल आउट करने के लिए। तभी सातोशी का फोन बजता है और सबका ध्यान भटक जाता है, ठीक उससे पहले कि एक छोटा सा एक्सप्लोजन रूम में ढेर सारे पेपर्स जला देता है। सातोशी जल्दी से उसे बुझा देता है और माँ का ढेर में जुमांजी का नोट ढूंढ लेती है, जिससे वो सब डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दिन के आखिर में फुयू एरू से मिलती है और उसे पैसों से भरा एक एनवेलप देती है, कहते हुए कि उसने सारी 20 एंथोलॉजीज बेच दी। एरू उसे मदद और एडवाइस के लिए थैंक यू कहती है, पर फुयू में उससे कहती है कि दोबारा मैनिपुलेशन टैक्टिक्स ट्राई ना करे, क्योंकि वो इसके लिए नहीं बनी है। एरू खुद भी मानती है, कहते हुए कि वो सब कुछ से एग्जॉस्टेड है और उसे एक ब्रेक चाहिए।
इसी बीच सातोशी तानी से मिलता है, जो जुमांजी को ना पकड़ पाने के लिए उसे मॉक करता है। पर उसके जाने के बाद सातोशी काफ़ी वर्कड अप हो जाता है इस बात पर। ये इसलिए क्योंकि पहले उसने होतारो को पार्किंग एरिया तक फॉलो किया था, जहां उसने होतारो को तनाबी पर जुमांजी होने का आरोप लगाते देखा। तनाबी पहले तो इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, पर होतारो को पता था कि तनाबी उन 3 आर्टिस्ट में से एक है जिन्होंने डेड एट डस्क पर काम किया, क्योंकि उनका एक कलेक्टिव पेन नेम है। तनाबे ने उन क्लब्स को टारगेट किया जिनके नाम गाइड में थे सिवाय लेटर के। तनाबे के सारे नोट्स में लॉस्ट शब्द यूज हुआ था स्टोलन की जगह, और लेटर के को स्किप करके उसने एक मैसेज बनाया कि किसी का नाम के से शुरू होता है और उसने के से शुरू होने वाली कोई और चीज खो दी है। चूंकि कुगायामा और कुद्रियावाका's ऑर्डर दोनों इस पैटर्न में फिट होते हैं, होतारो ने कंक्लूड किया कि तनाबे चाहता था कि कुगायामा सोचे कि उसने स्क्रिप्ट खो दी है और उसके लिए गिल्टी फील करे। तनाबे आखिरकार कन्फेस कर देता है, जिससे सातोशी एक बार फिर होतारो की ब्रिलियंस से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। होतारो फिर इस अपॉर्चुनिटी का यूज तनाबा पर प्रेशर डालने के लिए करता है, बाकी बची एंथोलॉजीज खरीदने के लिए, और यहां तक कि उसे अपनी फाइनल थेफ्ट प्लान करने में भी मदद करता है, सोडियम और वाटर यूज करके फायर शुरू करने के लिए, जबकि सातोशी का फोन प्रेशर डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। इसी बीच सातोशी खुद और होतारो के बीच के गैप को लेकर डिप्रेशन में डूब जाता है, जबकि मिका उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। कुगामा के फेस्टिवल को स्पीच से क्लोज करने के बाद माका अयाका को डेड एट डस्क की एक कॉपी देती है। अयाका रिवील करती है कि वो मांगा के ऑथर को जानती थी और जेलेसी की वजह से पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने बिना किसी मांगा एक्सपीरियंस के कुछ ऐसा बना दिया जो उससे कहीं बेहतर था जो उसने कभी बनाया। वो ये भी रेजेंट करती है कि उसकी फ्रेंड ने स्कूल छोड़ दिया और कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। बाद में माका बॉडी टॉक नाम की एक मांगा का लोगो एक रेलिंग पर बना देखती है और रियलाइज करती है कि उसकी ऑथर अयाका ही है। याद करते हुए कि वो खुद उस मांगा को मीडियोकर मानती थी, माका टूट जाती है, आखिरकार समझते हुए कि इतने समय से अयाका ने कितना दर्द झेला होगा। वापस क्लब रूम में एरू एंथोलॉजी की सक्सेस सेलिब्रेट करती है, पर होतारो अभी भी तानाबे के शब्दों पर फोकस्ड है। पता चलता है कि कुग्याम ने कभी कोरिफ्काज ऑर्डर की स्क्रिप्ट नहीं खोई, उसने बस इसे अडेप्ट करने की कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मांगा कभी उसका पैशन नहीं था। तनिबा की असली फ्रस्ट्रेशन ये थी कि कुगायामा के कैजुअल साइड प्रोजेक्ट ने उस काम को पीछे छोड़ दिया जिसके लिए उसने खुद को डिवोट किया था। होतो को फिर रियलाइज होता है कि हिडन मैसेज ये नहीं था कि कुगायामा ने कोद्रिकाज ऑर्डर की स्क्रिप्ट खो दी, बल्कि ये था कि कुगायामा, क्या तुमने कोद्रिकाज ऑर्डर की स्क्रिप्ट भी कभी पढ़ी? सिर्फ 4 एंथोलॉजीज बचने पर क्लब मेंबर्स खुद बाकी की कॉपीज खरीद लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। एरो एक्साइटेडली जुमांजी मिस्ट्री सॉल्व करने के बारे में बात करती है। तभी सातोशी रिवील करता है कि होतारो पहले ही इसे सॉल्व कर चुका है, जिससे वो आंसर सुनने के लिए और ज्यादा ईगर हो जाती है। कुछ दिनों बाद होतारो और फ्रेंड्स क्लब रूम में हैंग आउट कर रहे होते हैं, जब एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और होतारो को अपने प्रोफेसर ओई याद आते हैं, जिन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद थीं। वो सातोशी से पूछता है कि क्या उसे मिस्टर ओजी याद हैं, और सातोशी कहता है हाँ, पर उसे नहीं पता था कि ओजी को हेलीकॉप्टर्स पसंद थे। होतारो माका से पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, और वो भी कहती है कि उसने कभी नहीं सुना, जो होतारो को वियर्ड लगता है क्योंकि उसके हिसाब से सबको पता था कि ओजी को हेलीकॉप्टर्स पसंद थे। वो एक दिन याद दिलाकर उसकी मेमोरी जगाने की कोशिश करता है, जब मिस्टर ओजी ने हेलीकॉप्टर को उड़ते देखने के लिए लेक्चर रोक दिया था, और माका को याद आता है कि ऐसा एक बार हुआ था। सोशी अभी भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक बार मिलिट्री हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर से गुजरे थे, पर ओजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पर होतारो बिलीव करता है कि उनमें से कोई मिस रिमेंबर कर रहा है, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात थी। पर सातोशी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए जोड़ता है कि ओजी ने क्लेम किया था कि उसे 3 बार लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया। जब बाकी लोग शॉक में हैं, सातोशी रिवील करता है कि ओई के पूरे शरीर पर बर्न मार्क्स थे, पर होतारो को कोई मार्क्स याद नहीं। वो ये भी नोट करता है कि उनके शहर में ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स नहीं होते, तो उसे बिलीव होता है कि ओगी झूठ बोल रहा था। पता लगाने के लिए वो माका से पूछता है कि लाइब्रेरी में कोई पुराने न्यूज़पेपर्स हैं क्या, पर जब वो ना कहती है, वो घर जाने का डिसाइड करता है। जाने से पहले वो उन्हें बताता है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी जा रहा है और वो चाहे तो साथ आ सकते हैं। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स इतने शॉक हो जाते हैं कि वो होतारो से पूछने लगते हैं कि क्या वो किसी एलियन से पोजेस्ड है। वो उन्हें बताता है कि वो बस क्यूरियस है, पर एरू सुपर हाइप्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है ये ज़रूर कोई वर्थवाइल चीज़ होगी अगर इसने होतारो को भी क्यूरियस बना दिया। होतारो के लिए बदकिस्मती से सातोशी और माका उसके साथ नहीं जा सकते, तो वो एरू और उसके अनबेरेबल एंथुजियाज्म के साथ फंस जाता है। वो अपनी बाइक पर आती है और उसे राइड ऑफर करती है, और होतारो खुद को उसके साथ सेम बाइक पर इमेजिन नहीं कर सकता, तो वो उससे आगे जाने और उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद होतारो लाइब्रेरी की तरफ वॉक करता है और नोटिस करता है कि बैकग्राउंड में बड़े माउंटेन्स कैसे रेन क्लाउड्स को उनके शहर के इस हिस्से तक पहुंचने से रोकते हैं। पहुंचने पर उसे पता चलता है कि आरो ने पहले ही कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स ढूंढ लिए हैं, जिनमें ऑगी का नाम मेंशन है। उस पेपर के मुताबिक ओई एक माउंटेनियर था जिसने एक बार अबूमी क्लिफ पर एक पाथ साफ करने वाली सिविल एक्टिविटी को लीड किया था। इंट्रिग्ड होकर होतारो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है
कि 3 साल पुराने न्यूज़पेपर्स में एक्सीडेंट कीवर्ड ढूंढे और वो 12 अलग अलग आर्टिकल्स ढूंढ लेती है। उन आर्टिकल्स में से उसे एक टाइटल मिलता है, एक्सीडेंट इन द कायोची माउंटेन, और वो उसे पढ़ने के लिए कहता है। जब तक वो वेट कर रहे होते हैं, एरू उस किताबें देखने लगती है और एक्साइटेड होकर सब होतारो को दिखाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें उस इंसिडेंट की फाइल मिल जाती है और ओई की माउंटेनियर लाइफ के बारे में पता चलता है। ये काफ़ी हद तक तय है कि उस पर 3 बार लाइटनिंग गिरी थी, और ये भी लगभग पक्का है कि ओई को हेलीकॉप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अब बस ये पता लगाना बाकी है कि उसने लेक्चर बीच में क्यों रोका, सिर्फ उस एक हेलीकॉप्टर देखने के लिए। होतारो को लगता है कि वही ये चेक कर रहा था कि हेलीकॉप्टर बिना लाइटनिंग की चपेट में आए माउंटेन के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि उसे पता था कि पहाड़ कितने खतरनाक है। उस दिन वाला हेलीकॉप्टर तो सही सलामत निकल गया, पर कुछ दिन बाद ही एक और हेलीकॉप्टर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और क्रैश में 2 लोगों की जान चली गई। मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद दोनों घर की तरफ चलते हैं, पर ओ को समझ नहीं आता कि होतारो इस केस में इतना इन्वॉल्व क्यों हो गया, जबकि वो कभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। होतारो बताता है कि उसने कैजुअली कह दिया था कि ओए को हेलीकॉप्टर पसंद थे, जबकि सच्चाई कहीं ज़्यादा डार्क और दुखद थी। इसलिए उसने ये इन्वेस्टिगेशन की ताकि वो इंसेंसिटिव ना लगे। ये सुनकर और शॉक्ड हो जाती है और उसका दिल भर आता है, क्योंकि उसने होतारो का ये साइड पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिन बाद होतारो क्लब में बैठा होता है और उसे बताती है कि अंकल जुन का फ्यूनरल अच्छे से हो गया। फिर वो कहती है कि वो उनकी ग्रेव पर जाना चाहती है और चाहती है कि वो भी साथ चले। होतारो मान जाता है। वो उसे ह्यू का मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए भी थैंक्स कहती है, पर वो कहता है कि लॉजिक और रीजनिंग से तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। वो कहती है कि इतना स्किल होना ही उसे स्पेशल बनाता है, पर होतारो ये साबित करना चाहता है कि अगर पर्याप्त डेटा मिल जाए तो कोई भी मिस्ट्री सॉल्व कर सकता है। एक्साइटेड होकर एरू नई मिस्ट्री ढूंढने लगती है। तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है और वो होतारो से इसे सॉल्व करने के लिए कहती है। होतारो मान जाता है और जोर से सोचकर बताने को राजी होता है। तो वो अपनी डायरी में अनाउंसमेंट लिखती है, जिसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर को स्टेशन के पास कोबुंडो में शॉपिंग करने वाला कोई भी स्टूडेंट शेबा से ऑफिस मिले। कोबुंडो एक स्टेशनरी शॉप है जो स्टेशन के पास एक बुजुर्ग कपल चलाते हैं, और शेबा उनके स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है। जैसे ही होतारो सोचना शुरू करता है, एरू पास आकर देखने की कोशिश करती है, पर फिर दोनों को लगता है कि वो एक गलती दूर है कुछ अजीब हो जाने से, तो दोनों नजरें फेर लेते हैं। सीट पर बैठने के बाद होतारो नोटिस करता है कि बाकी अनाउंसमेंट्स की तरह ये बार बार रिपीट नहीं की गई, ये सिर्फ एक बार बोली गई। इसके अलावा शेबा की आवाज़ में घबराहट थी, और ये अनाउंसमेंट क्लासेस खत्म होने के बाद हुई, यानी उसे स्टूडेंट से कोई प्राइवेट बात करनी होगी। और इसे और पक्का करता है ये फैक्ट कि आमतौर पर ऐसे अनाउंसमेंट स्टूडेंट अफेयर्स वाले करते हैं जिनका ऑफिस दूसरी फ्लोर पर है, पर शेबा ने स्टूडेंट को अपने ऑफिस बुलाया जो पहली फ्लोर पर है। इससे ओ को लगता है कि उस स्टूडेंट ने कुछ शक वाला काम किया है, पर ये कंफर्म करने के लिए उन्हें चेक करना होगा कि क्या स्कूल में कोई पुलिस वाला आया था। ओ को लगता है कि उस स्टूडेंट ने शायद शॉपलिफ्टिंग की और पकड़ा गया, पर यह बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि शेबा को उस स्टूडेंट की पहचान नहीं पता और वो उसे सरप्राइज में पकड़ना चाहते हैं। होतारो ये भी नोटिस करता है कि 31 अक्टूबर तो कल की बात थी, पर अनाउंसमेंट में कल कहना ज़्यादा आसान होता ना कि 31 अक्टूबर, जब तक कि सामने कोई पेपर ना हो जिसमें क्राइम की डेट लिखी हो। पर अगर उन्हें पता होता कि किसने किया, तो वो सीधे उस स्टूडेंट का नाम लेते। पर होतारो को लगता है कि उस स्टूडेंट को अपने किए पर बुरा लगा और उसने शॉप ओनर्स को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा। ओनर्स ने वो लेटर पुलिस को दिखाया, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आई और पूछती है कि अगर स्टूडेंट नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि वो यहाँ पढ़ता है, तो पुलिस उन्हें यहाँ तक कैसे ट्रैक करके आई। होतारो सोचता है कि क्राइम करते वक्त उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होगी और उस बुजुर्ग कपल ने पुलिस को बताया होगा कि 31 अक्टूबर को स्कूल का कोई स्टूडेंट यहाँ आया था, पर सिर्फ शॉपलिफ्टिंग के लिए शॉप ओनर्स को यूनिफॉर्म याद नहीं रहती। तो बस एक ही पॉसिबल कंक्लूजन बचता है कि उस स्टूडेंट ने 10,000 येन का नकली नोट देकर पेमेंट की। ये सुनकर और अपना फेस होतारो के पास ले आती है, क्योंकि वो इस थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं होती, पर फिर एम्बैरेस्ड होकर पीछे हट जाती है। फिर वो कहती है कि अगर कोई नकली करेंसी यूज़ कर रहा होता तो ये न्यूज़ में आता और स्टूडेंट को खुद पता नहीं होगा कि वो नोट नकली था, वरना वो उसी को वापस दे देता जिसने उसे वो नोट दिया था। पर होतारो को लगता है कि स्टूडेंट को वो नोट किसी बड़े ने दिया था, इसलिए वो पलटकर कुछ नहीं कह सका और उसने सोचा कि उसे स्टेशनरी शॉप में एक्सचेंज कर दे, पर बाद में उसे गिल्टी फील हुआ। एरू आखिरकार उसकी थ्योरी मान लेती है और हैरान होती है कि उसे सिर्फ एक अनाउंसमेंट से इतना कुछ निकाल लिया। अगले दिन होतारो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि किसी को नकली नोट बनाने के जुर्म में पकड़ा गया है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी थ्योरी सही थी। न्यू ईयर की ईव पर होतारो और किसी तरह एक शेड में लॉक हो जाते हैं, पर वो यहाँ कैसे पहुंचे, ये एक अलग कहानी है। उस दिन पहले एरू होतारो को कॉल करती है और उसे उस श्राइन पर बुलाती है जहाँ माँ का पार्ट टाइम काम करती है। एरू को मना नहीं कर पाता, तो ब्रो कुछ घंटों बाद ही उसका वेट करता हुआ मिलता है श्राइन पर। तभी आती है एकदम टॉप टियर लगती हुई, और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। जैसे जैसे वो श्राइन की तरफ बढ़ते हैं, वो पूछती है कि उसने आज पूरा दिन क्या किया, और ब्रो कहता है कि हमेशा की तरह वेस्ट ऑफ स्पेस बनने की प्रैक्टिस की। दोनों श्राइन पर प्रेयर करते हैं और फिर अंदर जाते हैं, जहां वो प्रीस्ट से मिलते हैं जो इतनी खूबसूरत है कि ओनली फैंस पर मिलियंस कमा सकती थी। एरू के डैड की तरफ से गिफ्ट देने के बाद
एरू बताती है कि वो प्रीस्ट दरअसल क्लास 1B की काहो है। होतारो को शौक लगता है कि वो एक ही क्लास में है, जिस पर दोनों हंस पड़ती हैं, ये देखकर कि वो कितना ऑब्लिवियस है। इसके बाद वो माका से मिलते हैं, जो बताती है कि वो फॉर्च्यून बेच रही है और लॉस्ट आइटम्स भी संभाल रही है, और एक फॉर्च्यून चुनती है और नंबर 10 मिलता है, जो अच्छी लक देता है। होतारो भी ट्राई करता है और उसे 16 मिलता है, जो बैड लक देता है। बाद में काहो बताती है कि किसी ने बर्तन गिरा दिया है और उन्हें सूप और साके फिर से बनाना पड़ेगा। एरू मदद करने का ऑफर देती है तो वो उससे पास के स्टोर हाउस से साके लाने को कहती है। होतारो भी साथ जाता है, पर अंधेरे की वजह से उसे साके ढूंढने में मुश्किल होती है। तभी औ बताती है कि वो गलत जगह पर है। तो जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया है। बस इसी तरह वो अंदर फंस जाते हैं, ठंड में ठिठुरते हुए। जब होतारो हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, एरू उसे रोक देती है, क्योंकि लोग समझेंगे कि वो कुछ गलत कर रहे थे और इससे उसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। सिर्फ काहो और माका ही समझ पाएंगी, पर उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो सेल फोन साथ नहीं लाए। तभी वो देखते हैं कि एक हेल्पर बाहर कोई आइटम उठाकर माका के पास ले जा रहा है, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड उसी के पास है। ये देखकर होतारो सजेस्ट करता है कि छेद बनाकर अपनी कोई चीज़ बाहर गिरा दे, ताकि माका उसे पहचान कर मदद के लिए आ जाए। वो एरू का रुमाल गिरा देते हैं, और जब एक वर्कर उसे ऑफिस लेकर जाता है, सातोशी वहां पहुंचता है और माका से मिलता है। जब वो उसे रुमाल दिखाती है और कहती है कि ये एरू के जैसा लगता है, सातोशी कहता है कि जब वो लौटेगी तब पूछ लेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद होतारो अपना वॉलेट भी गिरा देता है और माका उसे तुरंत पहचान लेती है, पर फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वो शायद मुसीबत में है। एरू फिर सजेस्ट करती है कि वो हेल्प के लिए चिल्लाएं, क्योंकि उनकी हेल्थ रेपुटेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। पर होतारो को अचानक याद आता है कि सातोशी यहाँ है और वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो समझ जाए। वो स्ट्रिंग मांगता है, और जब उन्हें कोई नहीं मिलती, एरू अपनी सास से एक देने का ऑफर देती है, पर इससे उसका किमोनो खुल जाएगा। होतारो तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वो अभी उसे वैसे नहीं देखना चाहता। फिर वो छत में एक छेद करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि बाहर वाले बैनर से एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी। वो उसे एरू के बैग से बांधता है और उसे बाहर गिराता है, और जब सातोशी उसे देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो शेड की तरफ भागता है, होतारो एरू को बताता है कि बैग को स्ट्रिंग से बांधना ये सिग्नल है कि कोई फंसा हुआ है, और ये एक पुरानी हिस्ट्री पर बेस्ड है। दोनों, वो और सातोशी, आज ही इस पर बेस्ड एक मूवी देख चुके थे, तो सातोशी को ये मदद की पुकार समझ आ जाएगी। तभी सातोशी दरवाजा खोलता है और उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, और होतारो की तो जैसे जान ही निकल गई हो ठंड से। एक साल पहले माका ने वैलेंटाइंस डे पर सातोशी को चॉकलेट्स बनाकर कन्फेस किया था, पर वो चॉकलेट्स बहुत खराब बनी थी। और जब सातोशी ने ये बात बताई, वो नाराज हो गई और अगली बार बेस्ट चॉकलेट बनाने की कसम खा ली। अभी के टाइम में वैलेंटाइंस नज़दीक है, और माका सातोशी के लिए चॉकलेट बनाने में स्ट्रगल कर रही है। उसे परेशान देखकर एरो उसे स्टोर ले जाकर इंग्रेडिएंट्स दिलाने का ऑफर देती है, और माका उससे कहती है कि सातोशी को कुछ ना बताए। वो होतारो को भी चुप रहने को कहती है, और होतारो उसका सीक्रेट रखने का वादा करता है। स्कूल के बाद वो सातोशी से आर्केड में मिलता है और उसे गेम खेलने की चैलेंज मिलती है। होतारो सातोशी को हरा देता है, और उसे हैरानी होती है कि सातोशी हारकर भी एंजॉय कर रहा है, जबकि पहले वो हारने पर फ्रस्ट्रेट हो जाता था। अगले दिन सातोशी को अपने रूम के बाहर एक बॉक्स चॉकलेट्स मिलती है, जो उसकी बहन की तरफ से है, जो जानती है कि वो इतना बोरिंग है कि किसी अच्छी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बॉक्स को किक मारकर स्कूल चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात एरू से होती है। वो उसे बताती है कि माका ने सातोशी के लिए चॉकलेट बना ली है, पर उसे पूरा दिन क्लब ड्यूटी करनी है, तो वो चॉकलेट का बॉक्स क्लासिक्स क्लब में सातोशी के लिए छोड़ देगी। तभी वो शर्माते हुए होतारो को बताती है कि आज वैलेंटाइंस डे है, और वो सांस रोक लेता है। सोचता है कि वो कन्फेस करने वाली है, पर वो कोल्ड फीट लेकर सजेस्ट करती है कि वो क्लास चले। बाद में जब होतारो लाइब्रेरी में होता है, वो सातोशी के साथ अंदर आती है, और होतारो सोचता है कि वो फिर कोई नई मिस्ट्री लेकर आई है, पर वो बताती है कि उसने क्लब रूम का दरवाजा 5 मिनट के लिए खुला छोड़ा था और किसी ने चॉकलेट्स चुरा ली। शॉक्ड होकर होतारो मदद करने को राजी हो जाता है, और जैसे ही वो क्लब रूम की तरफ जाते हैं, वो एक लड़के को पोस्टर लगाते देखते हैं। वो पूछता है कि क्या ये सीधा है, पर सातोशी कहता है कि उसने अब बहुत नीचे कर दिया है। इससे पहले वो निकल जाते हैं। क्लब रूम में पहुंचकर एरू कहती है कि उसने और सातोशी ने पहले ही हर जगह ढूंढ लिया है, तो होतारो पोस्टर वाले लड़के से पूछने का फैसला करता है कि क्या उसने किसी को देखा, पर वो बताता है कि जब से वो यहाँ है, सिर्फ यही तीनों उस रास्ते से गुजरे हैं, यानी कल्प्रिट अभी भी उसी फ्लोर पर है, और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी क्लब वाले ही यहाँ हैं। वो उनके पास जाते हैं और सावा नाम की एक मेंबर से पूछते हैं कि क्या कोई रूम से बाहर गया था, और वो 3 मेंबर्स की तरफ इशारा करती है, नाका, योशी और ओडा। पर सावा डिफेंसिव हो जाती है और कहती है कि उनमें से कोई भी चॉकलेट लेकर नहीं आया, तो वो कहीं और ढूंढे, और चुपचाप बैठ नहीं पाती और ढूंढने निकल जाती है, पर वो खाली हाथ लौटती है। थोड़ी देर बाद माका आती है और सातोशी से पूछती है कि चॉकलेट कैसी लगी, और रॉको उसे बताना पड़ता है कि क्या हुआ। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, और चली जाती है। पर वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसे पता है कि माका ने कितनी मेहनत से चॉकलेट बनाई थी। होतारो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में आंसू देख लेता है, तो वो उससे कहता है कि घर चली जाए, वो खुद देख लेगा कि सातोशी को चॉकलेट मिल जाए। उस पर भरोसा करके एरू घर चली जाती है, और थोड़ी देर वेट करने के बाद
दोनों लड़के भी निकल जाते हैं। रास्ते में होतारो सातोशी से उसका बैग मांगता है और जब वो देता है, होतारो उसे वापस देते हुए कहता है कि उसने और से किया वादा पूरा कर दिया। होतारो को समझ आ गया था कि चॉकलेट सातोशी ने ही ली थी, क्योंकि जब वो पोस्टर वाले लड़के से मिले थे, सातोशी ने उससे कहा था कि उसने पोस्टर बहुत नीचे कर दिया है, यानी वो उस स्पॉट से पहले भी गुजर चुका था। और चूंकि चॉकलेट उसके बैग में फिट नहीं हो रही थी, उसने उसे दबाकर फिट कर लिया। होतारो फिर उससे एक्सप्लेन करने को कहता है, पर जब सातोशी कहता है कि ये सिर्फ मजाक था, होतारो कहता है कि वो उसका मुंह तोड़ देगा, एरू और माका को दुखी करने के लिए। सातोशी फिर बताता है कि वो पहले बहुत ट्राई हार्ड हुआ करता था, पर वो थकाने वाला था तो उसने खुद को चिल गाय बनने पर मजबूर किया। बस दिक्कत यह है कि माका उसे प्यार करती है, और अगर वो उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है तो वो फिर से ट्राई हार्ड मोड में चला जाएगा। इस बीच एरू माका से मिलती है, जो तुरंत अपोलोजाइज करती है, कहती है कि उसे पता है कि चॉकलेट किसने ली। फिर वो एरू को सच बताती है और दोनों सातोशी पर गुस्सा होती हैं इतना इनसेंसिटिव होने के लिए। पर सबसे बुरी बात यह है कि माका अभी भी उसे प्यार करती है। इस बीच होतारो सातोशी से कहता है कि बहाने बनाना छोड़े और माका से बात करे, और सातोशी जल्दी ही उसे जवाब देने का वादा करता है। बाद में होतारो एरू को कॉल करके बताता है कि उसने सातोशी को चॉकलेट दे दी, और उसे जो पता है उसे जानते हुए वो फील गुड करती है, क्योंकि होतारो ने न सिर्फ केस सॉल्व किया बल्कि सातोशी को भी बचा लिया। इस बीच सातोशी माका को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और होतारो अपनी बहन की छोड़ी हुई चॉकलेट खा लेता है। कुछ हफ्तों बाद एरू होतारो को कॉल करती है और बताती है कि उसकी फैमिली का श्राइन पर एक फेस्टिवल है और वो चाहती है कि वो उसका छाता पकड़े। एक बार फिर ब्रो मना नहीं कर पाता और वो एक्साइटमेंट में चिल्लाकर उसके कान फोड़ देती है। उस शाम होतारो साइकिल से मीटिंग स्पॉट की तरफ जाता है और चेरी ब्लॉसम ट्रीज की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो एक ब्रिज से गुजरता है जिस पर अंडर कंस्ट्रक्शन का साइन लगा है, और वहां का वर्कर उसे बताता है कि ब्रिज कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगा। वहां से गुजरकर वो फेस्टिवल स्पॉट पहुंचता है जहां बूढ़े लोग तैयारियों में इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दूसरे से पूछता है कि क्या उन्होंने ब्रिज का कंस्ट्रक्शन रोकने की परमिशन ली थी। तो होतारो बताता है कि ब्रिज का काम तो पहले ही शुरू हो चुका है। ये सुनकर बूढ़े लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उनमें से एक को चेक करने भेजते हैं, जो कंफर्म करता है कि ब्रिज पर सच में काम चल रहा है। जो इंचार्ज है वो कसम खाता है कि उसने कंपनी को काम रोकने के लिए कॉल किया था, पर किसी और ने उन्हें वापस कॉल करके काम फिर से शुरू करने को कहा। बहरहाल उन्हें फेस्टिवल के लिए नया रास्ता प्लान करना पड़ेगा। तो जब वो आइडियाज पर सोच विचार कर रहे होते हैं, कनारी नाम का एक बंदा सजेस्ट करता है कि वो तोजी ब्रिज ले लें। तभी एक मेड आती है और होतारो को बुलाती है। वो उसे मेकअप रूम ले जाती है जहां एरू का मेकअप हो रहा होता है, और वो उससे इशू के बारे में बताने को कहती है। जब वो बता देता है, वो उसे एक मैसेज देती है और उससे बूढ़े लोगों तक पहुंचाने को कहती है। तो वो तोजी ब्रिज से रीरूट करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद होतारो एक अम्ब्रेला होल्डर की ड्रेस पहनता है, पर जब वो ठंड से ठिठुर रहा होता है, एरू एक गुड़िया की तरह ड्रेस पहनकर आती है और उसे गर्म कर देती है। ब्रो उसकी खूबसूरती देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि यहाँ आना गलती थी। हर पल के साथ उसकी हालत और ख़राब होती जाती है और वो और भी बेचैन हो जाता है और को सामने से देखने के लिए। अपनी वॉक के आखिर में वो सातोशी और माका से मिलता है, जो उससे कहते हैं कि वो उस आउटफिट में बड़ा फनी लग रहा था। उसका मजाक उड़ाने के बाद सातोशी आइसक्रीम लेने चला जाता है और माका इस मौके का फ़ायदा उठाकर होतारो को वैलेंटाइंस डे पर की गई उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। होतारो कहता है कि वो लगभग सातोशी को मुक्का मार ही देता, और माका कहती है कि सातोशी ने उसे ये बात बता दी थी, जिससे वो शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद होतारो की मुलाकात फ्यूने से होती है, जो भी एक गुड़िया बनी हुई थी, और वो पूछती है कि क्या उसे पता है चोको ब्रिज पर क्या हुआ था। वो कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, पर फ्यूने कहती है कि उसे लगा था होतारो सबसे पहले ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेगा। उस शाम जब बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं, होतारो बरामदे में बैठा होता है और वो उसके पास आ जाती है, जो जानना चाहती है कि चोकू ब्रिज क्यों बंद किया गया था। होतारो कहता है कि उसे थोड़ा आइडिया है, तो वो सजेस्ट करती है कि वो अपने अपने हाथों पर लिखें और देखें कि क्या उनके जवाब मैच करते हैं। दोनों अपने हाथ पर कनारी का नाम लिखते हैं और होतारो को याद आता है कि कनारी ने उससे कहा था कि इस साल का फेस्टिवल वंस इन अ लाइफ टाइम होगा। ये होतारो को समझ नहीं आया था, क्योंकि फेस्टिवल तो हर साल होता है, पर अब ये बात समझ आती है और जोड़ती है कि कनारी एक फोटोग्राफर है, तो उन्हें लगता है कि उसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को चोकू ब्रिज पर काम फिर से शुरू करने के लिए कॉल किया था, ताकि फेस्टिवल लंबे रास्ते से जाए और चेरी ब्लॉसम ट्रीज के नीचे से गुजरे, जिससे एक शानदार शॉट मिल सके। इसके बाद वो घर की तरफ चलते हैं और एरू होतारो से पूछती है कि उसने सेकेंड ईयर के लिए कौन सा मेजर चुना। होतारो कहता है कि उसने आर्ट चुना और ऑ ने साइंस चुना, क्योंकि वो कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहती है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये उसकी फैमिली का मेन बिजनेस है और वो अपने पापा को गर्व महसूस कराना चाहती है। वो कहती है कि उसका दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट वर्क भी था, पर कल्चरल फेस्टिवल में जिस तरह उसने बुरी तरह मैनेज किया था, उसे देखकर उसने दूसरा ऑप्शन चुना। फिर वो कहती है कि भले ही उसका होम टाउन बहुत खास ना लगे, पर उसे वो जगह और वहाँ के लोग बहुत पसंद है, और किसी वजह से वो चाहती थी कि होतारो भी वो सब देखे।
थोड़ी खामोशी के बाद होतारो सोचता है कि वो उसे बताया कि वो मैनेजमेंट वर्क कर सकता है, जिससे वो हैरान रह जाएगी। पर जब बात रियलिटी की आती है, वो ये बोल नहीं पाता। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। हवा में एरू के बाल उड़ रहे होते हैं और ढेर सारे चेरी के पत्ते हवा में उड़ रहे होते हैं, और वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता, ये देखकर कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। होतारो को और से पक्का फीलिंग्स हो गई हैं, पर क्या उसमें कभी हिम्मत आएगी उसे कन्फेस करने की? कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको और देखना है तो स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए।